सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, देखती है आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए जाते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट भी देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाज़ें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से कीजिए, ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिलदारी ना हो। इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपनी बात कीजिए, अपने टॉपिक पे रहिए तो ज्यादा अच्छा होता है। मगर आप कॉलर के ऊपर ना जाइए तो ज्यादा सही होता है। मगर आप लोग कॉलर के ऊपर चले जाते हैं, कॉलर पे आप बहस करना शुरू कर देते हैं तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ज्यादा बेहतर है कि आप लोग कॉलर पे ना जाएं, अपनी बात पे रहें, अपने टॉपिक पे रहें, अपनी बात करें क्योंकि हमारी राय है। एग्री और डिसएग्री आप हमेशा कर सकते हैं। ये हमेशा मैं आपको प्रोग्राम में कहती हूँ कि एग्री और डिसएग्री आप लोग कर सकते हैं, वो आपका राइट है। अब आप अंदाजा लगा लें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। कल कहा कि बल्ले का निशान मिल गया पिशावर हाईकोर्ट से, बल्ले का निशान उनको वापस मिल गया। मगर आज देखिए बल्ला कभी आ रहा है, बल्ला कभी जा रहा है। आज फिर बल्ले का निशान एक मुश्किल बन चुका है, जबकि पीटीआई हर सूरत कोशिश में है कि बल्ले का निशान उनको मिलना चाहिए। समझ में ये नहीं आ रहा कि बल्ले का निशान आखिर इतना डर खौफ ज्यादा क्यों है। बल्ले के निशान पर ही शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान आज भी उनके लाडले हैं, आज भी उस लाडले को सपोर्ट किया जा रहा है। जबकि आपके सामने अगर इंसाफ से अगर देखा जाए तो इमरान खान को तो कोई सहूलत नहीं दी जा रही। पीटीआई को तो सारी सहूलतें खत्म कर दी गई हैं, मैदान तंग से तंग करते चले जा रहे हैं। तो अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ को अभी भी इमरान खान लाडले नजर आ रहे हैं, जबकि इमरान खान को तो कोई सहूलत नहीं दी जा रही। साइफर केस भी इनके ऊपर ऑन हो गया, तो शखाना केस में बुशरा बीबी को और उनको भी तलब कर लिया गया है। तो कौन सी सहूलत नजर आ रही है। सहूलत अगर देखी जाए तो सीधी सीधी सहूलत तो उसको नजर आ रही है कि नवाज शरीफ को सहूलत दी जा रही है। मगर अभी पता नहीं चल रहा कि वो कौन सी सहूलत चाह रहे हैं, कौन सा उनको नजर आ रहा है कि इमरान खान अभी भी उनके लाडले बने बैठे हैं। और इमरान खान को वो मीडिया में बैठ के यही कह रहे हैं कि ये जी सबसे बड़े लाडले, अभी तक वो लाडले हैं और उनकी बात मानी जा रही है, उनको सहूलत दी जा रही है। बल्ले का निशान उनको वापस दिया जा रहा है। जब एक दफा कैंसिल कर दिया गया बल्ले का निशान, तो दोबारा से बल्ले पर क्यों इतनी बहस हो रही है। और जबकि उनके कारकुन और उनके वकला यही चाह रहे हैं कि बल्ले का निशान हमें फौरन मिलना चाहिए, फिर हम मैदान में उतरेंगे। तो कहा जाता है कि अगर सही तरीके से आप दे दें, डरने की इसमें क्या बात है। जब आपको पता है कि आपके पास इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आपके साथ शामिल हो चुके हैं जिनको आप टिकट देंगे, और आपके साथ जो उनके आप लाडले इस वक्त बने हुए हैं, तो आपको तो किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए। आपको तो खुला मैदान मिला हुआ है, उनको तो मैदान तंग मिला हुआ है, आपको खुला मैदान मिला हुआ है। आप खुले मैदान में उतरे और उनको भी इजाजत दे। अगर हाँ 9 मई के वाकये में जिस तरह इमरान खान कहते हैं जो भी इसमें शामिल था उसको जरूर सजा दे, और सजा देने के बाद उनको खुला मैदान दे, उनको हर चीज फॉर्म करें इलेक्शन के लिए। जो इलेक्शन जो से सियासतदानों को दी जा रही है इनको भी दी जाए। फिर देखें दूध का दूध पानी का पानी, कि फिर देखते हैं होता है क्या। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाएं, ताकि अभी देखें अवाम बहुत मायूस है। अगर अवाम को इतनी ज्यादा मायूसी में धकेलेंगे तो मुल्क ऐसे नहीं चलते। आपको कुछ सोचना पड़ेगा। चलें जी बात करते हैं जैदी भाई से सबसे पहले। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जैदी भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप। अल्लाह का करम है समीना, आपको और आपके नाज़रीन सामीन को मेरा सलाम। जी जनाब, क्या कहेंगे आप। बल्ले का निशान आ रहा है, बल्ले का निशान जा रहा है। बल्ले का निशान ये बल्ले का निशान इतना इशू क्यों बन चुका है, ये बताएं आप मुझे। अब जो है ना, कुछ यहाँ पे बल्ले का निशान से ज्यादा जाती बल्ले को जाती अना के अंदर मेरे हिसाब से लिया जा रहा है।
जी कि इनको देना ही नहीं है, किसी सूरत में हमारी हार हो जाएगी अगर इनको बल्ले का निशान मिल जाए। तो क्या इलेक्शन हमारी कमीशन डट गया अपनी इस बात पे, मैं जबकि यही कह कहते रहा हैं कि हूँ इलेक्शन कि कमीशन को तो इसका इसमें वो ही नहीं है, हक ही नहीं है। मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन को इस वक्त अपने आप को पीछे कर लेना चाहिए था कि अगर जी। उनको मिल गया है तो ठीक है, अब उनको अब इंतखाब अलॉट कर दें। लेकिन जो ये बात जो है ना वो जातियात के अंदर ज्यादा है, जो मैंने पहले भी कहा कि ये चीजें ना जातियात में शामिल हो गई हैं कि उनसे किसी न किसी सूरत में ले लेना है। अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इलेक्शन कमीशन ही लेके जा रही है। मैंने आपसे कल भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन उस पर गौर कर रही है कि उसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में वो ले गए और उसकी तारीख भी देखिए इलेक्शन कमीशन से नोटिस भी। कहा कि सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है, मगर सवाल यहाँ पे ये होता है कि इलेक्शन कमीशन को ये राइट है कि वो ले जा सकती है इलेक्शन किसी के कमीशन, निशान को, जबकि मैं ये ही तो भी कह रहा इशू हूँ उठा है, आपसे मीडिया पे यही बात की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं है कि निशान जी को लेके देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस लेके जाए कि निशान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जी। इलेक्शन कमीशन की ये प्ली है कि इनका इंट्रा इलेक्शन गलत हुए हैं हम्म। और उसी बुनियाद पे इनसे ये निशान लिया गया है। अगर आप ये सोचें कि इंटर पार्टी इलेक्शन अगर देखा जाए मैंने तो सारी पार्टियों के सेम ही इलेक्शन हुए, इंटर पार्टी मैंने इलेक्शन। आपसे सोच जी। लिया ना, मैं हाँ। सोच लिया, जब तो मैं कह रहा हूँ कि ये इंतखाबात इसी तरीके से होते हैं। हम्म। लेकिन कहीं किसी पार्टी के अंदर से उनके कारकुनों ने कभी कोर्ट में चैलेंज किया? हम्म। पीपल्स पार्टी के भी ऐसे ही होते हैं, जी। नून लीग के भी ऐसे ही तो होते हैं, यही तो लेकिन सवाल है कभी कि सब कह रहे हैं सब अब जमातों के ऐसे ही सवाल इलेक्शन होते हैं, इंटर पार्टी सुन तो इलेक्शन, ले तो ना, कोई ऐसी सुन तो ले। नई चीज नहीं हुई है। जी। लेकिन कभी इनकी पार्टी की तरफ से किसी ने भी इन इलेक्शन को चैलेंज किया कि ये गलत हुए हैं? नहीं। पहली दफा पीटीआई की तरफ से चैलेंज हुआ ना, बाबर की उसके अकबर क्या नाम है उनका, अकबर बाबर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से चैलेंज हुआ ना। इन दूसरी पार्टियों का कभी कोई चैलेंज ही नहीं हुआ। ये भी चीज देखें कि अगर अंदर पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट होती है और पीपल्स पार्टी के अंदर या नून लीग में या जेआई में कोई रिफ्ट होती और कोई कैंडिडेट उनका अपना कोई आदमी खड़े होकर कहता कि मुझे जनाब फला के सामने नहीं खड़े होने दिया गया, तो सवाल पैदा होता था ना। ये पहली दफा हुआ कि किसी भी इलेक्शन के खिलाफ उन्हीं की पार्टी का कोई बंदा खड़ा हुआ है और जिसने जाके चैलेंज किया है। इससे पहले हमने खुद देखा है कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं। कौन किसी को क्या हिम्मत है कि वो नवाज शरीफ के सामने चैलेंज करेगा, उनके नॉमिनेशन पेपर भरेगा। और इनके मखसूस आइन होता है पार्टी के इलेक्शन का, एक खास तरीके का आइन होता है कि जिसमें हमेशा एग्जीक्यूटिव कमेटी ही, ये तमाम अगर पार्टी के कारकुन हैं वो वोट के अहल नहीं होते हैं। सिर्फ खास अरकान या एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल या एक मरकजी बॉडी, वही इलेक्शन के लड़ने के अहल होते हैं। आम कारकुनों को तो हक ही नहीं होता। तो ये पहली दफा हुआ कि उनकी पार्टी की तरफ से किसी ने जाके कोर्ट के अंदर चैलेंज किया, जिसकी बुनियाद पे ये फैसले हुए। लेकिन अब ये फैसले जो हैं, अगर इनकी तरफ से दोबारा कोर्ट के अंदर अकबर बाबर जाते या क्या नाम उनका वो जाते, तो समझ में आता था कि ये वहीं से चल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन को नहीं जाना चाहिए था इसको। अगर उसी पार्टी का वही जिसने एक दफा अपील की थी, ये कोर्ट में गया था, वही सामने आके खड़ा होता तो बात समझ में आती थी। लेकिन इस वक्त जो फरीक बन गए हैं, वो इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को फरीक बना दिया, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत रविश है। वो सही ऐसा बात नहीं है, होना इलेक्शन चाहिए। कमीशन भी ऐसा डट के रह गया है कि वो जी पीटीआई को हर सूरत मुश्किलात में डालने की कोशिश कर रहा है, जबकि कहा जा रहा है इलेक्शन। नहीं और अच्छा यहाँ पे एक बात ये है कि मुस्लिम नून लीग जो कहती थी कि ना, जो जो कारकुनों को कहती थी कि लोटा हैं, इनको लोटे, ये लोटों को कभी भी वोट देने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और ये टिकट नहीं हम देंगे, लोटे तो इस बाथरूम में इस्तेमाल होते हैं। आज उन्हें लोटों को क्यों टिकट दिया गया, मुस्लिम नून लीग के कारकुन? लोटे हमेशा पाकिस्तान की और वो सियासत में लोटों आप मरियम नवाज साहिबा की स्पीच सुने, जो पहले वो स्पीच कर रही थी कि ये तो लोटे हैं और इनको किसी सूरत भी हटा दिया जाएगा पार्टी से, जो पार्टी के पीछे पीछे छुरा घोंपते हैं, इन लोटों को बाथरूम में इस्तेमाल किया जाए, इनको कभी टिकट ना दिया जाए। आज उन्हीं लोटों को लाया जा रहा है, मुस्लिम नून लीग के मैं कारकुन फिर यही वो यार। कहूंगा कि इन लोटों की अहमियत हर पार्टी को होती है। हर पार्टी कहीं ना कहीं लोटों को इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये बहुत अहम जरूरी इस्तेमाल का आइटम है ना, इसके बगैर आदमी नामुकम्मल है। तो ये सियासी जमातें भी लोटों के बगैर नामुकम्मल है। इनके बयानात कुछ होते हैं और उसके बाद जो उनके नताइज होते हैं वो कुछ और होते हैं।
तो जिस तरीके से राजा रियाज थे, वो पहले दिन से ही आपके साथ कह चुके थे कि मुझे नून लीग का टिकट मिलेगा, फिर अपोजिशन लीडर भी उन्हीं को बनाया दिया जाता है और आज फिर वो उन्हीं के टिकट पे आके इलेक्शन लड़े। आप उनको देख लें, जो इनके पीटीआई के जो हवाबाजी के वजीर थे, सरवर करके नाम था उनका, तो उन्होंने नून लीग के लिए क्या बयान दिया था, नवाज शरीफ के लिए उन्होंने क्या बयान दिया था कि नवाज शरीफ अब वहां से किसी सिर्फ बॉक्स की सूरत में आ सकते हैं, वैसे नहीं आएंगे। आज नून लीग ने उनके खिलाफ अपना बंदा कोई नहीं खड़ा किया। क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक दूसरे ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने क्या नहीं बोला था? फिर बाद में दोनों साथ इख्तियार में भी आके बैठे थे और आने वाले वक्तों में भी शायद दोबारा आके बैठ सकते हैं। तो ये सियासी जो चीजें होती है ना, इनको अगर आप इस तरीके से देखें तो कभी भी वो अपने बयानात पे पूरे उतरते हुए नजर नहीं आएंगे, या अपनी जो भी उनके स्टेटमेंट्स हैं उन पे कभी वो पूरा उतरते हुए नजर नहीं आएंगे। हमेशा उसमें कहीं ना कोई यू टर्न जरूर नजर आएगा कि बाद में वो एक दूसरे के लिए काबिल हो जाते हैं और कबूल कर लेते हैं एक दूसरे को। जो काबिल कबूल नहीं होते फिर कबूल हो जाते हैं, मकबूल के बाद में काबिल कबूल होना बहुत जरूरी है। तो मगर आपको नहीं लग रहा जैदी भाई, मैं अभी दूसरे कॉलर की तरफ भी जाऊंगी, मगर आपको नहीं लग रहा कि ये बल्ले के निशान से बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं ये लोग, मुस्लिम नून लीग वाले, जो मुसलसल जब बल्ले के निशान पे बात आती है तो फौरन मीडिया में आके देखें, बात बल्ले के निशान से ज्यादा बल्ले के बगैर जो उनको फायदे होने हैं ना, असल में बल्ले के निशान से खौफजदगी नहीं है। बात यह है, वो पूरी तरीके से उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से पीटीआई को इलेक्शन में बगैर जमात के इलेक्शन लड़वाया जाए। जब बगैर जमात के लड़ेंगे तो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ेंगे और उनको लोटा बनाने में सहूलत रहेगी, और फिर उसकी वजह से 7, 8, 9, 10 सीटें और जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं वो भी उनके हाथ आ जाएंगी। जब वो बच जाएंगी और कोई और पार्टी नहीं होगी तो वो इन पार्टियों में ही तकसीम होंगी ना वो सीटें। तो उनकी पूरी कोशिश है कि इनकी सीटों की तादाद जो है ना वो कम से कम रहे। गो के अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि सूरत हाल पीटीआई के फेवर में नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं कि क्लीन स्वीप की पोजीशन है या बहुत ज्यादा कयामत आ जाएगी, अभी भी मुझे नजर नहीं आता कि ऐसी सब कुछ होगा, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बावजूद जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि इनको इतना फ्री हैंड दे दें कि ये मरकज में हुकूमत बनाने के अहल हो जाए। आपका जो चीफ एक जज ने जो आज इस्तीफा दिया है वो एक बहुत बड़ा अलार्मिंग इस्तीफा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि ये सेकंड इस वक्त सीनियर मोस्ट थे चीफ के बाद जस्टिस एजाजुल हसन, और एजाजुल हसन ने जो इस्तीफा दिया है बहुत बड़ा सरप्राइज है कि उन्होंने क्यों दिया इस्तीफा। के बाद अक्टूबर के बाद इनका नंबर था। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के लिए जो दुश्वारियां हैं वो कम नहीं हो रही। जस्टिस मंसूर अली शाह आगे बैठेंगे, हो सकता है कि वो पैरवी करें अपने पेशराव की जी, तो उस वजह से, क्योंकि इनका पूरा का पूरा हमदर्दियां जो थी जस्टिस एजाजुल हसन की वो पीटीआई की तरफ थी, तो उसको अब वो प्रेशर में लाया गया है, दबाव में किस तरीके से क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ, क्या वजह हुई, क्या रीजन हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? जबकि कोई इसमें मेरे ख्याल से कहने वाली बातें नहीं है, उन्हीं बातें काम होता है कि दबाव दिया होगा, लेकिन एक जो आने वाला एक टाइम था जिसके लिए कभी ये कोशिश करते थे कि काजी फाइज ईसा के बाद ग्राउंड जो था हमारे फेवर में आ जाएगा, वो उन्होंने वो वाला स्पेस खत्म कर दिया। अब अगर कोई भी मुकदमात काजी फाइज ईसा के बाद भी चलते हैं, फैसले नहीं होते, तब भी इसका मतलब है कि परेशानी का दौर है। परेशानी तो समझे बहुत ज्यादा है, सामने जाहिर हो रही है। जरा महमूद भाई से भी ले लें मैसेज और जाफरी साहब से। जी जाफरी साहब क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी वालेकुम सलाम। बेचारे बहुत सुबह उठते हैं इसलिए मैं चाहती थी उनको ले लूं। क्या कहते हैं जैदी भाई आप? बिल्कुल 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 इसलिए कि अर्ली मॉर्निंग कोई उठ के बैठे शो के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल जी जैदी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। ये लोटों की वजह से ही तो इमरान खान कर गए हैं। अगर लोटे ना होते तो इमरान खान अभी तक हुकूमत करता। ठीक है, आगे भी चलता। अब ये
पाकिस्तान का ये सियासत में ये हो रहा है कि अगर कोई जानवर मर जाए ना तो चीलें आती हैं, चीलें उनको गोश्त खाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। अब ये जो वकील है ना ये उस गोश्त को खाने आ गई है। चीले जो मुर्दा गोश्त है ना, मुर्दा जानवर है, उसको खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बाँ बाँ कर रहे हैं। जब पंजाब में हुकूमत थी इनकी तो इन्होंने मशवरा नहीं दिया इमरान खान साहब ये ना करो, इसको असम्बलियां ना तोड़ो, अपना खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ना तोड़ो, या किसी ने मशवरा नहीं दिया। आज इलेक्शन के पीछे पड़े हैं, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, और बल्ले के पीछे पड़े हैं। किसी को इमरान का फिक्र है? कोई इमरान का इनको फिक्र नहीं। बल्ले का निशान की बहुत ज्यादा फिक्र है कि बल्ले का निशान आ रहा है, बल्ले का निशान जा रहा है, बस बल्ले का निशान एक समझे एक बहुत बड़ा रोड़ा पड़ चुका है वहाँ पे। क्या कहते हैं, बल्ले का निशान नहीं देना। जबकि पीपल्स पार्टी के साथ आप देखें कितनी नाइंसाफी हो रही है। जयती भाई आपने देखा ना पीपल्स पार्टी के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। बल्ला कोई बड़ी अहमियत नहीं है कि बल्ला, मगर इस वक्त बहुत बड़ी अहमियत है बल्ला। आप क्या बात कर रहे हैं? सुने, अगर कोई पॉपुलर पार्टी हो ना तो उसको देखे, आपके सामने तलवार थी, तीर आ गया, क्या वो उनकी पार्टी खत्म हो गई? साइकिल था, बाईसाइकिल थी तो अपना अब उनके पास शेर आ गया तो वो नहीं जीते। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बल्ला बल्ला। मगर देखिए बल्ले के साथ आपने सही कहा, मगर बल्ले के साथ साथ उनके साथ सख्तियां कितनी हो रही हैं। उनके लिए मैदान इस कदर तंग करते चले जा रहे हैं, उनकी हर मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। उसके बावजूद भी मीडिया पे बैठ के शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो लाडले हैं अभी भी इमरान खान। तो इमरान खान कहाँ से लाडले हो गए? मेरा तो सवाल ये है आज। पहले भी पार्टियों के साथ ना उनकी निशान इस वक्त लाडला कौन है? इमरान खान है। जो भी है उनको आप बनाओ, या जैसे भी है उनको सजा मिलेगी। अगर लाडले हैं तो ये किसी फौज किसी के साथ नहीं है। अदालतें अगर हो सकती हैं, क्योंकि फौज किसी के साथ किसी का साथ नहीं देते, बाद में यही पकड़ के उसको तो सजा भी देते हैं, सजाए मौत भी दे देते हैं, हर काम ये वो कर देते हैं। फौज का ये कहना कि भाई उसके साथ। दूसरा मेरा मैसेज है कि सियालकोट वाले भाई जो है आपके, वो मौलाना साहब, वो कहते हैं जी बल्ला 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 बल्ला, तो सियालकोट बनते हैं और बल्ले बना के उनको भेज दे इमरान खान को, इस बल्ले को छोड़ दे। अब दूसरे बल्ले, क्योंकि सियालकोट में खेलों का सामान बनता है तो वो बल्ले बना के भेज दे, बल्कि एक बल्ला भी नहीं, बल्ले बना के भेज दे, तो बल्ले को छोड़ दे, बल्ले की जगह कोई और भी ले ले। तो सोचे इमरान खान का क्या बनेगा, लीडर का क्या बनेगा। अब ये कहें कि हम इक्तदार में आ जाएंगे, हम वजीर आजम किसको बनाएंगे, किसको बनाएंगे? अभी तो इनकी लड़ाई होगी। अगर चले जरा सैयद साहब से भी पूछ लूं कि बल्ले का निशान, और जाहिद भाई भी आ गए, जाहिद साहब से भी पूछती हूँ ये बल्ले के निशान का क्या कहानी है। सैयद साहब आप बताएंगे, बल्ला आ रहा है बल्ला जा रहा है। देखिए समीना जी, जुल्म जो है ना, जुल्म हाँ वो भी एक न एक थक जाता है जी। वो कहता है कि भाई अब मुझसे और जुल्म नहीं हो सकता। आपने देखा ना बैरिस्टर आसिफ करवानी का कहना है कि भाई बल्ले का निशान जरूर देना चाहिए। मीना जी मुझे बोलने भी दीजिए, कल भी आपने टाइम नहीं दिया। मैं फिर मंडे को मिल लेते हैं, कल मिलेंगे। अरे नहीं, आप महमूद भाई को बोलने दें। सैयद साहब एक सेकंड महमूद भाई को बोलने दें, वो नाराज होंगे। महमूद भाई रिजाइन दिया उसके बारे में तो बताया जाए। जो चीफ हाँ अभी तो बात हुई है, रिजाइन दिया। जरा महमूद भाई को बोले। नहीं महमूद भाई बोले, एक मिनट आप सैयद साहब एक सेकंड होल्ड करें। महमूद भाई बोले आप। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सबको। और ये बल्ले बल्ले कर दिया है। मेरा ख्याल है कि मैं तो कहता हूँ जाफरी साहब आपके बल्ले बल्ले, आपके भी बल्ले बल्ले, इसलिए कि आप बिल्कुल भरपूर नुमाइंदगी करते हैं। एक कह लें आप जो होती है ना गुलामाना ज़हन की, गुलामाना ज़हन की नुमाइंदगी करते हैं आप। मेरे भाई बात ये है, ये हमने तो आपको पहले दिन कहा था कि ये मुश्किलें हमें तो पता है कि यहाँ नहीं आनी है। आपके लिए ये मुश्किल है, आपके लिए ये नई चीजें हैं। आपके लिए जो है ना, आप मजे से बैठते हैं, गरम गरम रजाई में बैठ के ये सारी चीजें मजे कर रहे हैं। लेकिन जिनको पाकिस्तान की फिक्र है वो तो जेलों में है। जिनको पाकिस्तान को कुछ बनाना है वो मारे खा रहे हैं, उनके घर वालों को उठाया जा रहा है। आपको क्या लगे, गरम गरम चाय पी, बिस्तर में बैठे, गपशप लगाई और चलो जी फिर सो गए।
तो ऐसा नहीं है, ये पता है हमें क्या होना है हमारे साथ, ये हमें पता है कि क्या क्या किसको क्या क्या तकलीफें आनी। महमूद भाई जो वायलेशन करे उसको घर ही बैठना चाहिए, है ना। उन्होंने वायलेशन किया है तो उनको पकड़ पकड़ के अंदर दे रहे हैं तो ना करे, मुल्क को आगे बात ये है कि ये तो देखें, आपकी एक की नजर में होता है वो होता है मुजाहिद, दूसरे की नजर में वो टेररिस्ट होता है। आपका मुजाहिद जो है दूसरे की नजर में टेररिस्ट होगा, तो ये कोई नई बात नहीं है, आपकी इसमें तशरीह की जरूरत नहीं है। ये वायलेशन आपके लिए होगी, हमारे तो लिए ये वेकअप कॉल है उनको जगाना कि भाई इससे पहले कि बड़ा नुकसान इससे मुहिब्बे वतन है, आप बड़े मुहिब्बे वतन साबित हुए हैं कि वायलेशन आपकी नजर में तो ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं बिल्कुल ना। क्या बात है, मान गए? नहीं, ये क्या है वायलेशन, क्या हो गया, क्या आसमान गिर पड़ा है, क्या हो गया? हमने इंडिया को कह दिया कि ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तानियों ने किया है, क्या हमने इंडिया को ये कह दिया है कि भाई आओ और मैं उनको हमारे घर आओ, वीजे की जरूरत नहीं है? ये वायलेशन नहीं है। आप अगर वायलेशनों की बात करेंगे तो फिर तो वायलेशनें बड़ी हैं। आप किस तरह से कब से शुरू हुए हैं? फौज के साथ मिलके सुनिए फौज के साथ मिलके आप लोगों ने कितनी हुकूमतें गिराई, वो वायलेशन नहीं था? आप कितने लोगों को जो क्या कहाँ गोलियां मारी और नाम ऐसी हाथ की सफाई दिखाई, चले अभी है जल्दी से मैसेज दे दें, मैं सैयद साहब से भी ले लूं, जाहिद भाई भी आए जरा उनका भी मैसेज ले लूं कि बल्ले के निशान की कहानी क्या है, आखिर इलेक्शन कमीशन बैठी है। इनको बल्ले बल्ले कर दें, ये सारे गुलामाना जो है ना जहनियत की अक्कासी करते हैं। अल्लाह इनका भला करे, इनको अल्लाह मियां सीधे रास्ते पे लाए। ये इसी चीज पे बड़े खुश हैं। कौन से इलेक्शन यार, कैसे इलेक्शन मांगते हो आप? आपको पता नहीं कि IMF ने कहा है कि ऐसे ऐसे होगा? आपको नहीं पता कि आपके जो मास्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये वाला बंदा गवर्नर होगा? आपको नहीं पता वो जिसको चाहेंगे वो वाले जो चाहेंगे वही आपका प्राइम मिनिस्टर होगा? इमरान खान को वो क्यों बनाएंगे? ये पाकिस्तान में 70 करोड़ की किस्त मंजूर होगी है, IMF ने दे दिए पैसे। वो देंगे, अब आप ये बता दें कि ये पैसे मुल्क में लगेंगे या कहीं कोई और लेके बैठ जाएगा? आप हैं कि क्या बातों से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनकी सपोर्ट चले कर रहे हैं। सैयद साहब की ले लूंगा मैसेज। जी सैयद साहब क्या कहेंगे? उनको अरे जाफरी साहब की लाइन कट गई है भाई। जी जाफरी सैयद साहब, जाफरी साहब को मैं कह रहा हूँ कि ये गुफ्तगू उनकी गुलामाना जहनियत है, ये वो चले गए, ड्रॉप हो गए, उनकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है, कोई सुन ले जो इस तरह के इलेक्शन की इस तरह चीजों की हिमायत कर रहा है, वो ये चाह रहा है कि हमें प्राइम मिनिस्टर दे दें, हमें खुदा के लिए कोई गवर्नर भेज दें, हमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, कोई हमारा आके हमारा बैंक संभाल ले, हमें तो इतनी कुछ नहीं आता। हम ये कह रहे हैं अगर उनकी हिमायत करते हैं तो मैं तो ये चले सैयद साहब आप बोले क्या कहेंगे? एक सेकंड जाफरी साहब, जी सैयद साहब जाहिद भाई को भी लेना है, जाहिद साहब भी मौजूद है। जी जाहिद साहब आप बोले क्या कहेंगे? सैयद साहब आप बोले। जी आवाज आ रही है, जी जोर से बोले जरा सा प्लीज। जी जी बोले। सबसे पहले मेरे भाषण आ रही है आवाज, ठीक है अच्छा बोलो। अलमिया ये है कि मेरे ख्याल से पता नहीं बल्ले का इसलिए लोग डर है कि उनको पता है कि बल्ले से जो छितरोल होती है ना, या उस सबसे बड़ी बात है सबके भेद खोल देते हैं। उसकी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बताता है कि यहाँ कौन कौन खा रहा है। इनका हमारी दूसरी जमातों का अलमिया ये है, वो कोई खाता ना, कहता है तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, इकट्ठे होकर खाते हैं। वो सबको दूसरी जमातों का ये है कि वो कहते हैं उनके बारे में ये मशहूर है, वो खाते हैं तो लगाते भी हैं। इमरान खान ना खाता ना लगाता पहले जब अपनी नहीं ये ना कहीं लगाया नहीं है, जहाँ लगा है वहां मैं आपको बताऊं। चले आप इंटरनेशनल तौर पर आते हैं, ये जो सियासी मुकामों पे हमारे जो टूरिस्ट आए थे वो किसके दौर में सबसे ज्यादा आए थे? पाक तुर्क जो डील हुई थी वो किसके दौर में हुई थी? हुजूर जो चीजें इंटरनेशनल तौर पर, मैं नहीं कहता कि हम ना कोई वो बातें करें जिससे दूसरों का अमल हो।
हेलो जी मैं सुन जी, रहा हूँ। वालेकुम सलाम। 1 सेकंड में जरा पाकिस्तान के इनसे ले लूं, जाहिर साहब से, फिर आपसे बात करती हूँ। जी बोलें जल्दी से। जी हेलो, इनकी लाइन ड्रॉप हो गई। सही साहब, आप बोलें। मेरा ख्याल है जो तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि इनके जी जो सारे जो प्लान्स हैं वो जी तो मुनस्सर हैं एस्टेब्लिशमेंट पर और चीफ इलेक्शन पर और चीफ कोर्ट के ऊपर। आज मैंने ये भी सुना है कि एक बहुत बड़े जज ने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन भेज दिया जी और मैंने मोहसिन शायद उनका नाम था, और वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट मुज़ाहर नकवी मेरा ख्याल है वो बनने वाले थे नेक्स्ट, और उन्होंने कहा कि मेरा दम घुट रहा है इस माहौल के अंदर। ये एक बहुत शर्म की बात है कि इतना बड़ा आदमी जो चीफ बनने वाला है वो रिजाइन दे दे, ये एक साइन जा रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद जो हमारे काजी साहब हैं उनके हाथ में गेम अब रही नहीं। अब जो गेम रह जाती है वो इमरजेंसी की, जिसकी शायद तैयारी की जा रही है, कि इनको पता है कि जो भी मोहरा ये लेकर आते आप तो पहले भी यही कह रहे थे कि इमरजेंसी आने वाली है, शायद आपकी यही राय थी। मैंने आपको पहले वो, इसके अलावा कोई राय नहीं है। या तो 22 करोड़ के ख्वाबों को चकनाचूर कर दें, उनको चले आप शेब भाई को बहुत याद कर रहे थे। सैयद साहब, शेब भाई आ गए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी शेब भाई बोले। ये पहले भी आपने कहा था इमरजेंसी लगने वाली है। शेब भाई आपने कहा था कि नहीं इंशाल्लाह इमरजेंसी नहीं लगेगी, याद है आपको? जी 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 जी। अच्छा, मुझे समीना सबको सलाम। मैं अभी सुन रहा था प्रोग्राम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जी। मुझे सिर्फ 2 चीजें पूछनी है। एक तो पूछनी नहीं है, तो डिस्कस करनी है। एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद इदारा है, वो क्यों नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट में? इलेक्शन कमीशन को आपको पता है कि अभी पिछले दिनों सारे मीडिया में यही बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन का राइट नहीं बनता कि वो ये बल्ले का निशान को लेके डटा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। नहीं है, वो इदारा नहीं है, वो क्यों नहीं जा सकता इलेक्शन कमीशन? जबकि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को अदालत में ये कहा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं इंतजार में आके। ये रवैये हमें छोड़ने पड़ेंगे, तो क्यों नहीं जा सकता इलेक्शन कमीशन अदालत में? मुझे तो ये समझ नहीं आती, तो क्यों नहीं जा सकता? भाई वो उसके मुसलमान नहीं है, उनको उनके इख्तियार नहीं है, वो आइन में नहीं लिखा हुआ, वो जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो इस्तीफा दिया है, ये आपको पता है ये मॉनिटरिंग जज थे जब जेआईटी नवाज शरीफ के खिलाफ बनी थी, और जब वो पूरी कार्रवाई हो रही थी, ये मॉनिटरिंग जज थे, ये अपनी मर्जी के फैसले कराते थे। तो अगर इस्तीफा दिया है, मुज़ाहिर अली नकवी ने क्यों इस्तीफा दिया है कि जब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में पेश हुए थे, बिल क्लिंटन जो है वो क्यों इस्तीफा देता है? कि उनके खिलाफ इंक्वायरी चलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि इनके खिलाफ इंक्वायरी चली, तो जिसके से उन्होंने इस्तीफा दिया, इंक्वायरी चलनी है ना अभी, चल रही है, तो इसलिए उन्होंने पहले से इस्तीफा दे दिया कि इससे पहले कि वो सारी इंक्वायरी मेरे सामने आए। तो ये कोई यहाँ पे कोई बहुत वो नेक बंदे थे कि इनके खिलाफ? ये कंट्रोवर्शियल जज थे, एक कंट्रोवर्शियल जज ने इस्तीफा दिया है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई से बचने के लिए। आप बीबीसी की रिपोर्ट जाके आज पढ़ें कि मुज़ाहिर अली नकवी को उन्होंने जस्टिस फाइज जैसा ने कहा है कि ये कोई तरीका है कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करके आप इस्तीफा देके चले जाएं। तो इन जजेस की आप कंट्रोवर्शियल डिसीजंस जो किए हैं उन्होंने, जस्टिस साकिब निसार के बहुत नजदीक थे, उमर बंदयाल के साथ बैठते थे करने के लिए। आपने कह दिया। सर मुझे बात कर लेने दे पहले पूरी प्लीज। नहीं 1 मिनट। जिसने भी रिजाइन किया है, चले मान लिया आपकी बात, रिजाइन कर ले। रिजाइन का क्या मतलब है? केस से उसकी जान छूट जाएगी ना? केस से जान छूट जाएगी उसकी, केस से जान छूट जाएगी, केस से तो नहीं जान छूटेगी ना, केस तो पीछा करेगा। तो उसको बेहतर नहीं था? आप कह रहे हैं कि इनके जो केस से वो खुलने वाले थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिजाइन किया, तो ये कह रहे हैं कि वो केस से जान तो नहीं छूटेगी? कॉमन सेंस देखें कि एक आदमी के खिलाफ प्रॉब्लम शुरू हो रही है और वो कह रहे हैं कि मुझे अब सुनने का तरीका वो बता रहे हैं आपको। जी अब बात तो कर लेने दे पूरी, ठीक है। तो आपको सिर्फ मैं लिखवा दे रहा था। इतने अब नवाज शरीफ बरी हो रहे हैं ना, हर केस में बरी हो रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और इन्फ्लुएंशियल थे, जनरल अफेयर्स पूरा कंट्रोल करता था, इनसे डिसीजन करवाता था। मुज़ाहिर अली नकवी की आपने सुनी कन्वर्सेशन जो परवेज है, क्या नाम है उनका, परवेज इलाही के साथ, वो कहाँ से आ गई कन्वर्सेशन? वो इन्होंने खुद बनाई है कन्वर्सेशन। ये इनके किरदार ऐसे हैं, इनके कैरेक्टर्स ऐसे हैं, इन्होंने सब लोगों से मिलके, अब जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस किया था ना,
जो बाद में सदर मुमलिकत ने कहा था कि हमसे गलती हुई, हमें नहीं रेफरेंस देना चाहिए था। इमरान खान ने दिया था ना, क्योंकि उनके खिलाफ एक फैसला किया था, तो वो बरी होके आ गए, वो रेफरेंस के सामना करके बरी होके चीफ जस्टिस बन गए। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि ये रेफरेंस कर वो नहीं कर सकते कि वो बरी होके जो है वो अदालत में बैठे रहे। इन लोगों को प्रॉब्लम है, ये भाग रहे हैं असल में। शोएब भाई वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इस मामले में शोएब भाई के साथ, उनकी फैमिली को बुलाया गया, उनको अदालत में पेशी कटहरे में खड़ा किया गया। वो साफ था बंदा, वो उसने सारा वो किया, सामना किया, और वो जो है वो इज्जत से उससे निकला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने खड़ा हुआ। ये लोग क्यों नहीं कर सकते? ये इस्तीफे देके क्यों भाग रहे हैं? इस वजह से भाग रहे हैं कि इनके पांव के निशानात हैं वहां, और पक्के निशानात हैं। जिसके निशाना नहीं थे ना, उनको कुछ नहीं मिला। इनके निशानात हैं, मज़ारिल नकवी और ये दूसरे लोग जो हैं। आप क्या समझते हैं कि ये ऐसे ही हो जाता? फिर आप कहते हैं कि जी करप्शन को रोकना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इन्होंने तो खुद करप्शन की हुई है, जुडिशियल करप्शन की है इन्होंने। तो ये अब भाग रहे हैं, अभी तो और भी भागेंगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के खिलाफ एक मिनट इसका मतलब ये है मैं इस कमेटी में था जहाँ पे ये सारे डिसीजन लिए गए, इसका मतलब है सारे फैसले गलत होंगे क्योंकि एक चोर था कमेटी के अंदर। इसका मतलब सारे रिवर्स हो जाएंगे फैसले, इमरान खान का केस भी रिवर्स हो जाएगा। ये किसी कमेटी में नहीं थे, 7 मेंबरों में 6 मेंबरों में नहीं थे ये। कौन सी कमेटी? सुप्रीम कोर्ट के मेंबर्स में नहीं था ये जिसने रिजाइन दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज था। तो फिर मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि जो फैसले अब तक के हुए हैं तो उनको तो बिल्कुल वो कंडेम कर सकते हैं कि आप जिस कमेटी में आपने उस आदमी को बिठाया जो खुद बेचारा सारे जुर्म कर रहा है, वो कैसे फैसले ले सकता है किसी के खिलाफ? और सर जी वो इतनी दूर मत जाएं आप, हाथों हाथ की बात लें। जो आप देखें वो मेरिट पे बात होगी, हर केस मेरिट पे देखेंगे। और मेरा ख्याल है काजी मेरिट की बात सुने, ये इनको फेस करना चाहिए। अगर ये इनका अदालत पे यकीन नहीं है तो फिर किसी और को तो बिल्कुल ही तवक्को नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल इसमें हक में हूँ कि इनको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जाना चाहिए, इनके साथ इंक्वायरी भी होनी चाहिए, क्योंकि 100% प्रूवन है इन लोगों ने जो लूट मार की है, ये बिल्कुल 100% है। ये पाकिस्तान की इस तक हालत में पहुंचने के जिम्मेदार, बहुत बड़े जिम्मेदार, ये हमारा जुडिशियल सिस्टम और ये जज साहब। आप अगर किसी जज को जवाब देना है तो उसको जवाब देना चाहिए। दिस इज द टाइम। देखो क्या क्या किया, देखो जाके। अगर आपने अलग अलग करना है, अगर आपने सॉर्टिंग करनी है ईमानदार जजों की और करप्ट जजों की, तो दिस इज द टाइम। 2 जज फारिग होके इस्तीफा देके चले जाते हैं, जिनको 5 मुलाजिम भी मिलेंगे, गाड़ी भी मिलेगी, सब मिलेगा। ये कोई तरीका है? आके जवाब दें। जस्टिस साकिब निसार भी जवाब दे, जस्टिस फाइजी साहब भी जवाब दे, उमर इत्याब बंदयाल भी जवाब दे, दूसरे जज भी जवाब दे। दिस इज द टाइम। क्यों जा रहे हैं रिजाइन करके? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने पेश हो। ये इनके दामाद, इनके बेटे, इनके रिश्तेदार, आप क्या कहेंगे? ही नहीं है कि ये कितना बता लेते हैं ये लोग। किसी को माफी नहीं है इनके बेटों से। ये बहुत बड़ा एक माफिया है जिसका नाम ही कोई नहीं लेता। आपको महमूद भाई याद है जो इफ्तिखार चौधरी ने किया, और जिस तरह वो गॉड बना हुआ था, जिस तरह इन्होंने इन लोगों ने भी डिसीजन किए, उसका क्या हाल है? कौन याद करता है उसको? वो किस तरह वो बदमाशी करके रियाज से वो लड़का लेके जाता था। पूरे लाहौर में ये को पता था, पूरे लाहौर को पता था। मैं जब गया था तो सारे वकला ने उनका साथ दिया, ये एतजाज हसन भी उनके साथ थे। वो ये समझते थे कि इसने बहुत ईमानदारी से कोई काम किए, खड़ा हो गया जर्नैल के सामने, और ये हो गया वो हो गया। क्या निकला उसमें से? अब अगर ये जज से जवाब मांगते हैं तो इनको जवाब दें। अब मीडिया जो है वो फेवरेबल वो खबर लगा देता है। बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ें कि वो फाइजी साहब ने कहा है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप करप्शन करें, अदालत सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करें और अब अपना रिजाइन दे के चले जाएं। ये क्या बात हुई? जो पैसे लिए हैं, जो आपने डिसीजन किए हैं, उनका जवाब दें आके। और अभी तो इनके भी जस्टिस एजाजुल हसन के भी जवाब बड़े बनते हैं अभी, इसी वजह से तो भागे।
मॉरली इस्तीफा दे के नहीं गए। जब वकील थे ना, ये वकील थे गुजरांवाला में, और इनका काम सिर्फ बदमाशों की जमानतें कराना था, सिर्फ बदमाशों की जमानतें कराते थे ये। और वो मतलब ये इस तरह का इनका कैरेक्टर है। ये तो मैं हैरान हूँ कि ये लोग, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि किस तरह के लोग किस मुकाम पे पहुंचे हैं। एक को इतना ईमानदार जज नहीं था कि आप ये कहें ये सारे करप्ट जज थे। नहीं, इनके प्लाजे, इनके कोठियां, इनके बच्चों के कारोबार, बिल्कुल एक्चुअली इनकी होनी चाहिए इंक्वायरी के इनके ये प्लाजे और सारी चीजें पाकिस्तान से बाहर कैसे बनी। ये है और हम यहाँ पे बैठ के काम खिलाफे बुलाते हैं। एक बंदा करप्शन करके चला जाता है, उनको 5 मुलाजम, एक गाड़ी, सारी उम्र के लिए पेट्रोल। सैयद साहब बहुत खामोशी से सुन रहे हैं आपकी बात से, एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप? उनकी आवाज ही बंद हो गई है। इसको कैसे डिफेंड कर सकते हैं कि एक सैयद साहब वो है नहीं, साजिद भाई है। साजिद भाई आप क्या कहेंगे? अच्छा दूसरा समीना, मैंने वो पूछना था, आपके पास एक वीडियो आनी थी, वो आ गई है? अगर वो वीडियो आ जाती तो मैं जरूर चला देती आपके लिए। वो वीडियो मेरे पास नहीं आई है अभी तक। चलो ठीक है। जी साजिद भाई क्या कहेंगे आप? जी सिस्टर, तमाम करने देखने वालों को मेरा सलाम। शोएब भाई ने याद दिलाई मुझे। जी एक सहाफी आपके प्रोग्राम में आते हैं, वो भी आपको एक वीडियो भेज रहे थे, वो भी आपने नहीं भेजी। वर्ल्ड बैंक की वीडियो जो टंडो वाला यार या टंडो जाम में कहीं बनाई गई थी, वर्ल्ड बैंक का आदमी आगे बना के गया था, जो है ना, जो आपने बोला था बिलावल भुट्टो ने जो सिंध में जो घर बनाए। जी वो पता नहीं कितने मिलियन। हाँ। तो आपने, मैंने थोड़ी बोला, मैं ये जुमला बोल सकता हूँ, मैं क्यों अपनी ज़बान, मगर वो वीडियो मेरे पास आई हुई है। वो वीडियो हो सकता है मैं चला दूं प्रोग्राम के अंदर। अभी मैं चेक करती हूँ, हम चला नहीं सकते उस वीडियो को, हम चला नहीं सकते, मगर वो वीडियो आगे मैं आपको पर्सनल भेज दूंगी वीडियो आपके व्हाट्सएप पे। वो तो आपको ताकीद की गई थी कि वो वीडियो भेज दें। एनीवे वो वीडियो मुझे आ गई है, मगर जो शेब भाई वीडियो पूछ रहे हैं वो वीडियो मेरे पास नहीं आई है। वो हो सकता है मेरे शो देख रहे हो तो वो मुझे भेज देंगे, तो मैं जरूर शेब भाई को भेज दूंगी पर्सनल। अगर मैं चला सकी तो जरूर चैनल पे चलाऊंगी। मगर ये जो वीडियो आप घर वाली जो सिंध के घर की कल बात हुई थी, वो वीडियो मेरे पास आ चुकी है और वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगी। वो मेरे पास है मौजूद, मैं देख लूँ। वो जो कल जैदी भाई ने बताया था वो बिल्कुल ठीक बताया था। जैदी भाई ने उस वीडियो में ये सब कुछ मेंशन किया गया है। घर जितने घर बना दिए गए, 3 करोड़ घर नहीं बन रहे हैं, बाकायदा बनाते हुए दिखाया गया है कि ये दे दी गई, चाबियां भी दी गई हैं उन घरों की। अच्छा सिंध के अंदर अब मैं आप भेज दीजिएगा वीडियो। अब कितने लाख के कितने आ गए देख लीजिएगा ना। जैदी भाई आप जी सुन तो लें, अब आप प्रोग्राम पे बात कर लेते हैं। कल साबिर शाकिर में, यानी मेरी कल रिपोर्ट थी कि जी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भी आप देखते रहे, कल एक इस्तीफा आया था। मैंने कहा था मजीद मंडे तक आप देखिएगा 4-5 इस्तीफे आ जाएंगे। तो आज आया ना इस्तीफा, 2 इस्तीफे। जी तो साबिर शाकिर की खबरें जो है वो गलत नहीं होती हैं, वो जमीनी हकायक बता के बात कर रहा होता है। तो मैं इतनी बात इस पर ये कहना चाहूंगा कि देखें, अब हमारा मुल्क में इंसाफ का निजाम कहां तक पहुंच चुका है कि जो शरीफ इज्जतदार जज हैं वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस निजाम के साथ नहीं चल सकते। तो जब आप जज, ईमानदार जज अपनी नौकरियां छोड़ के बैठ जाएंगे तो पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर, वो कह रहे हैं कि हम इस निजाम के साथ नहीं चल सकते। वो कह रहे हैं कि इनका हिसाब होना चाहिए, इन्होंने तो इतनी अपना हिसाब दे। अभी तो इनके पास इंक्वायरी बैठने वाली थी, तो इस वजह से इन्होंने डर के मारे इस्तीफा दे दिया। अभी ये बात हो रही है, आपने सुनी नहीं? आप कह रहे हैं कि इसी निजाम के साथ अभी तो बात हुई है। अभी तो कॉलर ने आपने मेंशन किए बाद महमूद साहब ने और शेख भाई ने बैठकर। जी शेख भाई ने कहा इंक्वायरी बैठने वाली थी इनके खिलाफ, तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और शेख भाई महमूद भाई ने कहा हाँ जी इन्होंने तो प्लाजा बना रखे हैं, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। आपने सुनी नहीं बातें शायद? जी सुन तो लेना। मैंने महमूद भाई की थोड़ी सी बात, जब मैं आया हूँ मैंने तो आखिरी एंड सुना कि गुजरांवाला पता नहीं कौन से शहर का नाम लिया कि वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज हैं और ये बदमाशी करते थे, वो सब सुन रहा था। किसकी बात कर रहे थे ये मुझे नहीं पता। बात दरअसल ये है कि इंक्वायरी शुरू होने वाली नहीं थी, नकवी साहब की इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। सही है, जिसके ऊपर इन्होंने एजाजुल हसन साहब ने एतराज उठाया था। ठीक है, क्योंकि देखें बात यह है कि इमरान खान के हक में इन्होंने फैसला दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान के पाकिस्तान में अब ये हो गया है कि नवाज शरीफ ने अदालतें, एस्टेब्लिशमेंट सबको खरीद के जेब में रख लिया है अपने, जो बात हकीकत है। तो ये जो जज थे, जब इन्होंने इमरान खान के हक में फैसला दिया, ये सब बातें करी,
तो उनको जो आज का जो इस्तीफा है वो इस बात के ऊपर आया है कि उन्होंने इसके ऊपर एतराज उठाया था कि जो नकवी साहब की इंक्वायरी है वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो ऑन ड्यूटी जस्टिस है। तो वो बात इनकी नहीं मानी गई। तो जब उनकी वो बात नहीं मानी गई तो उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इंक्वायरी तो शुरू हो चुकी है, इंक्वायरी शुरू हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, शायद कल मेरे ख्याल में यस्टरडे कोई पहली उनकी वो थी इंक्वायरी की पहली मीटिंग थी, जो भी आप उसको कहते हैं। तो ये सब था। अब बात कर लेते हैं जरा, अब इस पे बात कर लेते हैं किस पे, सियासत के ऊपर। अब देखिए कि वापस वो सुप्रीम कोर्ट, अब हमारे जो इलेक्शन कमीशन राजा साहब हैं वो एक बन चुके हैं पार्टी। अब उनको वो किस पार्टी, वो शायद खुद ना इलेक्शन लड़ रहे हो किसी पार्टी को ज्वाइन करके। मुझे तो यही डर लग रहा है कि वो खुद ही मैदान में ना उतर जाए, कि उनको सबसे ज्यादा तकलीफ बल्ले की उनको है। तो किसी ने बहुत कायम अली शाह को टैग करके लिखा है कि कायम अली शाह कह रहे हैं कि भाई बाजार में बल्ला अगर उनको इतनी जरूरत है तो बल्ला 1000 का मिलता है, वो जाके खुद पर्सनल अपने पैसों से एक बल्ला खरीद ले, जो बल्ले के पीछे लगे हुए हैं कि जी बल्ला इमरान खान से छीन लिया जाए। मगर ऐसा कुछ देखें होने वाला तो नहीं है। देखे ना, इलेक्शन कमीशन भी तो डट गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा, बल्ले का निशान ना दिया जाए। तो आप बताएं, अभी शोएब भाई ने कहा जी सुप्रीम कोर्ट को पूरा राइट है जाने का, जबकि मीडिया में कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो बल्ले के निशान को लेके सुप्रीम कोर्ट जाए इस केस को। वही तो बात है। तो मगर शोएब भाई कह रहे हैं उसका राइट है। मैं अभी ये जैदी भाई से सवाल करूंगी, अभी जैदी भाई बहुत खामोश बैठे हुए, जब नाम लूंगी तो तब बात करेंगे वो। तो जी नहीं जैदी भाई को मेरा सलाम। मेरा भी जैदी भाई से एक सवाल है, अगर आप उनकी तरफ जा रही हैं जी, तो उनसे मेरा ये सवाल बनता है। पहले मैं जाहिद साहब की तरफ जाऊंगी, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जाहिद साहब के बाद फिर जैदी भाई की तरफ जाऊंगी। जी जाहिद साहब क्या कहेंगे आप? एक सवाल मेरा सुन लें, मैं जैदी भाई से करना चाह रहा हूँ, और यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो नकवी साहब की इंक्वायरी हो रही थी, एक चीफ जस्टिस आर्टिकल क्या है जिसके खिलाफ कल तोड़ने पे अपना परवेज मुशर्रफ साहब को फांसी दी गई, सही है ना, सजाए मौत सुनाई दी गई इनको। इसी तरह आर्टिकल 206 ए है या सी है, आई मीन ए है या बी है, उसके तहत अगर कोई चीफ जस्टिस अपनी नौकरी छोड़ देता है, रिजाइन इस्तीफा खुद दे देता है, ना उसके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है, ना उसके जो उसको मावरात जो उसको फैसिलिटीज मिल रही थी, ना उसको वो नहीं रुक सकती हैं, वो भी उसको मिलती रहती हैं। मगर नकवी साहब के केस के अंदर उनकी इंक्वायरी भी हो रही है और उनके सारी चीजें भी उनसे वापस ले ली गई हैं जो उनको फैसिलिटीज मिली थी। तो ये जरा अगर जैदी भाई इस पर रोशनी डाल के मुझे बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी जाहिद साहब आप पहले पूछे, फिर मैं जैदी भाई की तरफ जाऊंगी। जी जाहिद साहब। पहली बात तो ना, जहाँ इंसाफ की और बल्ले की बात हो रही है ना, इलेक्शन कमीशन को ना हम इन्होंने सब हद अपना लिए, पार्टियां तोड़ ली, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से करवा ली, फिर भी एक दाना लगा था कि इनको कोई उम्मीदवार नहीं मिलेगा, उम्मीदवार भी सोच से ज्यादा आ गए, फिर एक और नारा, फिर एक और सिस्टम का प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लेंगे, करवा लेंगे। लेकिन अलमिया ये शोर कहाँ से आ जी, जहाँ भी इन्होंने करवा, लेकिन कहने का मकसद ये जी कि वो जो मैंने कल भी बात कही थी, बेसिकली की निशान उनकी अब अगला रद्द-ए-अमल ये है कि पीटीए के तमाम उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े, कि इनकी सियासी हैसियत कुछ ना हो या दूसरा निशान की बना हो। लेकिन जब मैं आपसे पूछूंगा, जब एक हाई कोर्ट 3 मरतबा फैसला दे चुकी है, मुझे बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट का कोई असल सलूक है, या तो ये करे ना कि आप कहेंगे हमारी जो पेशावर हाई कोर्ट है उसका कोई ऐसा सलूक उनसे बंद करें, उसका फैसले सारे जितने भी अभी तक उन्हें फैसले किए वो रद्द करें। जो फैसला इनके हक में है वो ठीक है, जो फैसला इनके खिलाफ है वो जज साहब नहीं ठीक है। ये छोटी छोटी ये हम वो इंसाफ, हम यहाँ इंसाफ हमें मिल नहीं रहा है। यहाँ तो इंसाफ हमने वो हो गया कि हमने अपने इदारों में बदले उठाए हुए हैं कि भाई हमारी मर्जी का फैसला करेंगे तो हम ठीक है, जो हमारी मर्जी का नहीं करेंगे तो वो गद्दार है, वो खिलाफ है। यही तो पीटीआई कहती है, यही तो पीटीआई का रवैया है ना, वो भी कहते हैं हमारे हक में जो अच्छी बात होती है वो नहीं सही है वो जी, वो ये अभी आपने कहा जो जब वो कहते हैं, एक बात सुनिए जाहिद साहब, जब वो कहते हैं कि मुस्लिम नून लीग से बदला लिया गया तो ठीक था, आज पीटीआई से बदला लिया जा रहा है तो गलत है, तो वही बात हैरान जाफरी साहब ने आपसे की है। आपने कहा जी अच्छा चले इनकी बात पे
मैं आपको इसलिए जाफरी साहब आपको ये बात कह रहे हैं, इसलिए कि ये कहा जा रहा है कि जब मुस्लिम नून लीग से लिया गया था तो वो ठीक था, आज निशान लिया गया मुस्लिम नून लीग से तो ठीक था, आज पीटीआई से निशान लिया जा रहा है तो ये गलत है। तो ये क्यों ऐसा होता है? गलत तो इस चीज में हो रहा है, मैं तो वो कह रहा हूँ जब एक हाई कोर्ट ने फैसला दे चुका है, गलत नहीं हो रहा। निशान यानी कि आपके कहना भी सही है, आप कह रहे हैं जब हाई कोर्ट में फैसला हो चुका है कि निशान वापस दिया जाए, मगर बल्ला एक तरह से आप देखें ना, कभी बल्ला आ रहा है कभी बल्ला जा रहा है, बस मुसलसल यही हो रहा है, आ रहा है और जा रहा है। चलो मैं इंसाफ की बात करूं, मैं इंसाफ की छोटी सी मिसाल हम देते हैं। जिला शाहजेब बुख्ती केस हुआ था, मुझे ये बताएं कि वो आंखें मीच के जिस बंदे ने कभी कानून के अलिफ बे नहीं जानी, उससे पूछने कानून का हमने किस तरह कानून की धज्जी उड़ाई थी। जिस बंदे का कत्ल हुआ वो बेनवा बिरान हुआ, जलील हुआ, जिसने किया वो हीरो बन के बाहर निकला। तो सर ऐसे निजाम पे मुझे सवालिया निशान पड़ेगा। यही बात है सियालकोट वालों के कि वो हिंदू को मार दिया श्रीलंकन वाले को, तो आप उस वक्त कहाँ थे? उसके लिए उसके हक में निकले आप बाहर। बात सुन के जाइएगा पूरी बात सुन के सियालकोट आप करते रहे, मैं सुनता हूँ। मुझे सियालकोट में फख्र है और मुझे अपनी धरती पे नाज है। क्या फख्र है मौलाना साहब, क्या फख्र है मौलाना साहब? आप गलत बंदे को डिफेंड करते हैं हर वक्त। आपका वो जज भी सही था, आपका वो जज भी सही था जो कहता था कि अगर इमरान खान कोई वायलेशन करे भी, कोई भी केस करे, इसको पकड़ना नहीं सुनेंगे। आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। पानी पी ले, मैं बुराई कर, मैं बात सुन ले भैया। उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, वो यूज्ड टू है एक तरह के शोर बचाने में। वो अभी बात सुनेंगे आप? जी सुनाइए जी। उनको इन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। 84 बंदों को 6 साल की सजा हुई। मैं आपको ना उसकी तस्वीरें सेंड कर देता हूँ। आपने दिलाई थी, आपने दिलाई थी। सियालकोट चैंबर एसोसिएशन ने दिलवाई थी। सियालकोट चैंबर एसोसिएशन 84 बंदों को बात सुन लेना, पहले बात सुन ले। आप सिर्फ वो ये 9 सितारे वाला साहब है, आपके जितने मौलवी निकल आए थे ना भुट्टो के वक्त में, वो ही है। बाद में अंदर चले गए, जब यहाँ आ गया तो वो निजाम मुस्तफा कहाँ गया? और यार ये डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं? ये हम तो डॉक्टर साहब संभाले नहीं जा रहे। बात सुन ले। ये ना ये उनको 5 दो बंदों को सजाए मौत हुई थी और 5 बंदों को उम्र कैद हुई थी। और रही उसकी जो फौत हुआ था, उसको $1 करोड़ सियालकोट चैंबर ने दिया था। $1 करोड़। तो इमरान खान को भी अगर फांसी होती है तो पैसे दे दे तो ठीक हो जाएगा। कैसी बात करते हैं? करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है तो उसको करोड़ रुपया दे दिया, ये कैसी बात मुसलमानों वाली कर रहे हैं कि मार दो तो करोड़ रुपया दे दो? नहीं, जिनको उनको सजा मिली, आपके वाला लिखा हमने फैसले की, उनको सजा मिली 5 बंदों को। बस चले अब जैदी भाई की तरफ जा रही हूँ मैं। जी जैदी भाई क्या कहेंगे आप? भाई हमने 250 आदमी को एक ही फैक्ट्री में जलाकर बाद में उनका डिफेंस नहीं किया। हम लोग ऐसे नहीं, अगर 250 बंदे एक फैक्ट्री में जल जाएं और हम बाद में उन्हीं को लीडर गए, उनके पीछे उठे सर। कभी इत्तेफाक हो। चले आपने कहा कि उनके पीछे उठे सर, तो आप ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान को क्या, ये जो आवाम है जो बहुत ज्यादा इमरान खान के साथ है, जो कहा जा रहा है कि बहुत पॉपुलर लीडर हैं, तो इन मुश्किलात इमरान खान के लिए जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। एवरी डे एक मुश्किल पैदा हो रही है इनकी। तो अभी भी उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उनको। तो इस मुश्किलात से कौन निकालेगी? ये आवाम निकालेगी, नहीं निकालेगी? कामयाब होगी निकालने में या नहीं होगी? सवाल मेरा ये है आज आपसे। आज के सवाल पे बात कर लें प्लीज। किसी ने बात नहीं की, कोई जज को लेकर आ गया, कोई किसी को लेकर आ गया। जी अवाम तो चाहती है क्यों निकले? हाँ, तो अवाम क्यों नहीं चाहती तो है, मगर कर क्या रही है, उसकी कारकर्दगी क्या है? जैसा रोशनी डालेंगे। पाकिस्तान से बैठे हैं आप मेरे साथ। अरे एक सेकंड महमूद भाई, जिन्होंने कराची में बंदे मारे थे, या कोई भी बात करें तो ये कहते हैं हाँ जी मैं, वो कहे मैं चोर हूँ तो कहते हैं हाँ जी मैं भी चोर हूँ। ये जाफरी साहब की बात का बहुत सीरियस लिया करें आप। या लियाकत साहब पता नहीं कहाँ है, इसलिए आज ये बहुत मैं तो कल भी बात सुने, मैं कल भी कह रहा था, कल मैं रिकॉर्डिंग भेजी थी। ये आपको बड़ा जी जाहिद भाई क्या कह रहे हैं? जाहिद साहब क्या कह रहे हैं? सर आप क्या कह रहे हैं? जाफरी साहब 1 मिनट। जी जाफरी साहब 1 सेकंड प्लीज, 1 सेकंड।
फिर आपसे जाफिर साहब एक सेकंड जरा, हमारी तारीफ करो चैनल। जाफिर साहब 1 मिनट के लिए ब्रेक पे पैर लगाएं। जी बोले आप सर। अच्छा, मैं कल भी अगर हम जब ये लेक्चर में हम जिक्र करते हैं, जब कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं उनको सिर्फ हम सीखने की आता कहते हैं। यहाँ से कोई हमसे पूछना सर जी वो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे, हमारा अपना मानना यह है कि ऐसे जो नुक्ते होते हैं ना, उसमें गुस्से के लिए नहीं, अपने आप को मजबूत करने के लिए होते हैं। हमें हर माहौल के लिए तैयार रहना चाहिए। और दूसरी बात, इस प्लेटफॉर्म पर जितनी गुफ्तगू होती है, जितनी खुलेआम होती है, मैं तो एक चीज जानता हूँ यार, हम ये बताएं कि इतनी गुफ्तगू से हमें कोई फायदा, कोई किसी ने भी अपने अपने रोल पे कहीं पेश किया, हम बताओ हिम्मत करे ना, अपने अपने आर्टिकल छापे या खबर वहां तक पहुंचाए। हमारा अलमिया ये हो चुका है कि हमें अपनी अपनी मर्जी की खबर चाहिए अपनी जी। मैं ये कहता हूँ जहाँ से पीटीआई गलत करे वो 100% गलत कही हम उसे। मैंने लास्ट टाइम मैं आपको बताऊं, मैंने कहा था जो मेरे मुल्क के पाकिस्तान के साथ गद्दारी करे, इमरान नवाज गद्दारी, अल्लाह उसको निस्तो नाबूद करे। आप लोग के जिसने पाकिस्तान के साथ किया, अल्लाह उसका पूरा खानदान तबाह करे। हिम्मत रखें। जिस चोरों ने मुल्क पाकिस्तान के साथ ज्यादती करे, हमें अपने मुल्क यार ये लोग कौन होते हैं याद रखें। ये रहे या ना रहे, मेरा मुल्क पाकिस्तान ता क़यामत सलामत रहेगा। हमें अपने मुल्क पाकिस्तान की और अपने तो ये तो आपने इमरान खान की बात कह दी। इमरान खान ने यही कहा है कि मैं रहूं ना रहूं, मैं अंदर रहूं बाहर रहूं, मगर अपनी जंग जारी रखना, आजादी की जंग, हकीकी आजादी हासिल करके रहना। तो वही आपने बात कह दी कि मैं रहूं ना रहूं, मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान जिंदाबाद रहे। तो चले जी सैदी भाई की तरफ जाते हैं। जी सैदी भाई क्या कहेंगे आप सब चीजों के बारे में? फिर सैयद साहब भी मेरे साथ आ गए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, सलाम तो कर लूं मैं इनको। जी जी बोले सैदी भाई। तो मैं कह रहा हूँ कि बात सही है कि मैं रहूं या ना रहूं जी, मगर प्यारा पाकिस्तान रहे। IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे। मैं रहूं या ना रहूं, पाकिस्तान की फौज जो है ना मेरे जेरे साया रहे। मैं जितना उसको बदनाम करता रहूं, जितना उसको, उन्होंने कहा कि मैं रहूं ना रहूं, पाकिस्तान की आजादी के लिए, हकीकी आजादी के लिए अवाम बाहर खड़ी रहे, लिख ले बाहर, पर अभी तक नहीं लिख रही अवाम। मैं तो यही आपसे सवाल कर रही हूँ कि अवाम बचाएगी नहीं बचाएगी? इमरान खान के लिए तो एवरी डे एक ना एक मुश्किलात पैदा हो रही है और मैदान उनके लिए तंग से तंग करते चले जा रहे हैं। तो आप बताइए कि अवाम कुछ साथ देगी? मेरे से सवाल क्यों बनता है? नहीं, वो हकीकी आजादी क्या है, मतलब हम भी समझना चाहते हैं। हकीकी आजादी अभी मैं समझाती हूँ। जैदी भाई आप जरा मेंशन करेंगे हकीकी आजादी के बारे में? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना कि मैं रहूं या ना रहूं, जी, पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना, पाकिस्तान में बाहर से पैसे नहीं भेजे ओवरसीज पाकिस्तानी, कि ऐसा ना हो कि मैं रहूं या ना रहूं। ये 240 की बल्दिया के लिए वहां का लीडर गलत हो गया, लेकिन जिसने फौजी तनसीबात की ऐसी की तैसी कर दी, वो लीडर मकबूल आम है पाकिस्तान का। मगर सबूत, अब फिर मैं कहूंगी तो आप कहेंगे किस बात का सबूत चाहिए? सबूत तो अभी मिला ही नहीं ना। देखे अभी आप खुद रहनुमा आसिफ जो है, बैरिस्टर आसिफ करवानी जो है, वो खुद कह रहे थे कि भाई 9 मई के वाकये में जो भी शामिल है उसको जरूर पकड़ें। अगर इसमें इमरान खान भी है तो उनको भी पकड़ा जाए, जबकि वो नहीं है। पीटीआई के जितने भी कारकुन है उनको तो पकड़ा हुआ नहीं, मगर उनको पकड़ा हुआ सजा तो नहीं दी गई ना अभी तक इसमें 9 मई के वाकये में। उन्होंने कहा, एक बात सुने, उन्होंने ये भी कहा कि जी मेरा ख्याल है कि उनसे पूछा गया कि बल्ले का निशान, उन्होंने कहा बल्ले का निशान जरूर देना चाहिए उनको, क्यों लिया जा रहा है उनसे बल्ले का निशान, और उनको खुला मैदान दें। उनको, मैं कह रहा हूँ उनको खुला मैदान दें और उनको करने दें इलेक्शन की, जिस तरह सबकी कैंपिंग चल रही है उनको भी कैंपिंग चलाने दें। मुझे लगता है, जी आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? जी जनाब क्या लगता है आपको? वो यही कह रहे हैं कि कोई चाहे ना चाहे समीना, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? जरा मैं इनकी बात सुन लूं, इनकी बात। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि जो आप होता है ना, वो होता है ना, वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, आप मुझे यही पता था मैं आज उनका बयान लेकर आऊंगी। नहीं कह के उनको जेल में बंद करवाया, कह के सबूत दिलवा के उनको लटकवा देंगे आप। अल्लाह, आप कितना मेरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे लग रहा था कि मैं ये बात करूंगी, आप यकीन करें मैं सुन रही थी, मुझे हंसी आ रही थी और आपकी शक्ल मेरे सामने आ रही थी। मैं कहा अगर मैं ये चीजें बोलूंगी चैनल पे जाके तो मुझे जरूर सैयद साहब यही कहेंगे। मैंने सैयद के कहने से पहले कह दिया था ना कि वो क्या कहने वाले हैं। आपका प्रोग्राम चल रहा है या कोई हंसी मजाक का प्रोग्राम चल रहा है? अरे उन्होंने यही तो मैं बता रही थी, उन्होंने साफ तरीके से कहा कि भाई पीटीआई
को खुला मैदान क्यों नहीं दिया जा रहा? हमको दिया जाए, फिर देखा जाए दूध का दूध पानी का पानी, फिर देखा जाए कि बल्ला कितना चलता है। अभी बल्ले से क्यों खौफजदा हो रहा है? बल्ले को चलाने दें, पता चल जाएगा कि जब वो कह रहे हैं कि हमारी बहुत पॉपुलैरिटी है तो उनको दिखाने दें कि कितने पॉपुलर हैं वो हैं। मैं तो ये बात बोलना चाह रही हूँ पर आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ जी। सही बात ये भी कहना चाह रहा हूँ जी। आपकी पाकिस्तान की 2 बड़ी पार्टियों ने कह दिया ना कि इनको बल्ला देना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ जी। पीपल्स पार्टी ने भी कहा, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी तो शुरू से कह रही है, मगर मुस्लिम नून लीग की टांगे कांप रही है इस वक्त बल्ला देते वक्त। मुस्लिम लीग नून ने भी अगर टांगे कांप रही थी जब भी, तो उनका बयान तो आया ना, बयान आया ना, मगर आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने कहा जा रहा है कि अभी तक लाडले बने हुए वो बताए ना, सिर्फ बल्ले के निशान पे उन्होंने कह दिया लाडले। मैं आपसे बार तो क्यों आखिर ये बयान दे रहे हैं भाई? लाडला इस वक्त कौन नजर आ रहा है आपको? बता दें आप ईमानदारी से। आप किसी तरीके से हजम करने की पोजीशन में नहीं आ रही कि मैं हजम करने की पोजीशन में हूँ, मगर आप लोग मेरी बात को समझ नहीं रहे, तो मैं समझाने की कोशिश में लगी हूँ। अल्लाह का करम है, समझ रहे हैं, लेकिन अच्छा 1 मिनट के लिए मैं जैदी वो अरशद भाई को ले लूँ, वो थोड़ी सा मैसेज देते चले जाते हैं, फिर आपके साथ कंटिन्यू करूंगी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं समीना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसे हैं? ठीक ठाक। मैं आपको जो सवाल है, एक्चुअली इसमें 3 सवाल है, मैं सिर्फ आखिरी वाले पार्ट का हिस्सा जवाब देना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तानी अवाम तहरीक इंसाफ को बचा सकेगी? बचा सकेगी या नहीं बचा सकेगी? तो ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं बचा। आपका सवाल होना ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के चाहने वाले तहरीक इंसाफ को बचा सकेंगे या नहीं जी। पाकिस्तानी अवाम बहुत बड़ी चीज है, उसमें जो है वो सारे तहरीक इंसाफ के प्यार करने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये सवाल मेरे हिसाब से गलत है। सवाल ये होना चाहिए था क्या तहरीक इंसाफ के जो जानने वाले हैं, मानने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, वो तहरीक इंसाफ को बचा सकेंगे? जवाब है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि जो तहरीक इंसाफ के सहूलतकार जजेस थे जी, उन्होंने जंग करने के बजाय जो है फैसला ये किया है कि वो बाइज्जत जो है रिटायर हो जाएंगे इस्तीफा दे करके। जो सहूलतकारी उन्होंने की है उसका वो जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप देखें कि मुशर्रफ के दौर में जब चौधरी इफ्तिखार जो कि चीफ जस्टिस थे उस वक्त, और कोई वो बहुत अच्छा बाद में उन्होंने कोई अपना किरदार शो नहीं किया, मगर जब उन पे कहा गया, जब मुशर्रफ ने उनसे कहा कि तुम इस्तीफा दो, तो जी 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 ठीक है मैं लड़ूंगा, तुम साबित करो मेरे ऊपर करप्शन जो तुम कहते हो कि मैंने करप्शन की है। ठीक है, यानी उसने सूरत हाल का मुकाबला किया। रिसेंट पास्ट की मिसाल है। अब आ जाए फैज ईसा पे, उन पे भी यही मसला हुआ कि इसने करप्शन की है। इमरान खान ने और उनके सदर ने जो है उनके खिलाफ एक रेफरेंस भेजा, बाद में उसको मुआवजत भी की, माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये नहीं किया है, मैं इसको लड़ूंगा। तो जब आपके सहूलतकारों में लड़ने की सलाहियत ही नहीं है, इसलिए कि उन्होंने वो करप्शन की है जिसके ऊपर उनका इल्जाम आया, वो कैसे लड़ेंगे? वो भाग क्यों गए भाई? इस वक्त तो एजाजुल हसन को कहना चाहिए था कि मैंने तो कुछ किया नहीं है, चले उसकी बात तो समझ में आती है। जो दूसरा है जिसको कि उन्होंने, जिसने पहले इस्तीफा जी 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 इल्जाम लगाया है, अभी एजाजुल हसन पे तो कोई इल्जाम नहीं लगाया ना, अभी तो हो रही है। उससे पहले ही भाग गया वो, उससे पहले ही उसने भागने का, तो जो सहूलतकार है तहरीक इंसाफ के, अगर उनकी इतनी हिम्मत है और तहरीक इंसाफ के चाहने वालों ने, जो कि मिलियंस में जो है 24 करोड़ आवाम जो है सड़कों पे आ जाना था जिसने, वो नहीं आए, तो क्या साबित होता है? कोई तहरीक इंसाफ को नहीं बचा सकता, इसलिए कि तहरीक इंसाफ अपने आप को नहीं बचाना चाहती, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के जो मानने वाले हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं बचाना चाहते, इसलिए कि पिटाई बहुत पड़ेगी और पड़ रही है और पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि ये 10 साल 15 साल हमें बताया गया था ना कि इमरान खान के पहले 5 साल, इमरान खान के अगले 5 साल, इमरान खान के अगले 5 साल, वो सारे सहूलतकारों को अब साफ किया जा रहा है। वो 5 साल जो है वो इस तरह से थे कि पहले आएगा ये अपने एजाजुल एहसन, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और, उसके बाद कोई और उधर से फैज आएगा, उधर से बाजवा आएगा। तो जितने इनके सहूलतकार थे, चाहे वो फौज में हो, चाहे वो अदलिया में हो, या चाहे कहीं और हो, उन सबको गिन गिन के मारा जाएगा। और वो लड़ेंगे इसलिए नहीं कि वो जाहिर है कि लड़ने की उनमें ताकत भी नहीं है, और उन्होंने जो काम किया है उसकी बुनियाद पे वो लड़ नहीं सकते। एजाजुल एहसन के जो कारनामे अगर बताना शुरू किया जाए तो उसकी फहरिस्त ही खत्म होती है। वो जो है वो लड़ता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन 1 की बिल्डिंग पे वो वकील बन के लड़ता है, और फिर जज बनने के बाद उसके हक में फैसला करता है वो।
ये पाकिस्तानी अवाम का तो मसला ही नहीं कि वो तहरीक इंसाफ को बचाना चाहे, वो तहरीक इंसाफ को बचाना नहीं चाहते थे, चाहती उन्होंने अपना फैसला दे दिया है। एक बंदा अगर सड़क पे आया होता ना तो मैं कहता क्या बात है, और जो सड़क पे आ गए थे अगर उनको मैं तहरीक इंसाफ का मानने वाला भी समझ कर लूं, जब डंडे उन्होंने खाए हैं तो अब उनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है, तो कौन बचाएगा ऐसी सूरत में हाल में। और मानने वाले बड़े सख्त हैं, मैं ये मानने को तैयार हूं कि जो मार रहे हैं बड़े सख्त हैं और उनको सख्त होना चाहिए। तो जब मैंने आकर के कहा था आज से बहुत पहले कि अब इमरान खान वजीर आजम का जो खुतबा है उनके कब्र के खुतबे पे होगा बस, तो कोई अगर ये किसी के जहन में जरा सा भी शायबा है कि इमरान खान दोबारा वापस आएगा, बल्ला मिलेगा बल्ला नहीं मिलेगा, डजंट मैटर। मतलब एक अजीब तमाशा बनाया हुआ है कि बल्ला आ रहा है बल्ला जा रहा है, उससे क्या होगा, अगर बल्ला दे भी दे तो क्या होगा भाई। आप इलेक्शन जो ये इनको किसने बता दिया कि हम जाके वोट दे देंगे बड़े आराम से और जीत जाएगी पार्टी और हमारी हुकूमत बन जाए। जो पिटाई पड़ी है आपकी और जिस तरह से उन्होंने आपके लोगों को बाहर किया, ये तो हमें सबको पता था कैसे ही होगा, ऐसा होता रहा है पाकिस्तान की तारीख में। आपको कैसे नहीं पता था, और अगर नहीं पता था कि आपको अपने पर बड़ा एतमाद और जोन था तो अब जाए ना लड़े, रोके क्यों है। रोजाना आके मैं रोना सुनता हूँ आपके टेलीविजन पे कि इतनी मार पड़ रही है इतनी मार पड़ रही है, और पड़ेगी इंशाअल्लाह और पड़ेगी। और जो मैंने आपके एक बात कही थी, मैं कोई मजहबी और रिलीजियस आदमी नहीं हूँ, मगर मैंने ये कहा था कि जब इस चोर ने अपने लिए सादिक और लकब का खिताब लिया था, मुझे उस वक्त ही पता चल गया था कि इसका दिफा करने कौन आएगा, कि जिसका रसूल सादिकुल अमीन है जिसके लिए, और ये चोर जानी ये कहता है कि मैं सादिकुल अमीन हूँ, इसको ये टाइटल दिया है। तो जिसने टाइटल दिया था वो सारे जा रहे हैं, और जिसको टाइटल मिला था वो जेल में है और सारी जिंदगी जेल में रहेगा। मुख्तसर सी बात इतनी सी है। तो तहरीक इंसाफ को पाकिस्तानी कौम नहीं बचाने वाली। शुक्रिया। बहुत मुस्कुराई आपने, बड़ा अच्छा था ख्याल लगाया वो जाफरी साहब जी। जैदी भाई क्या कहेंगे आप? जी पहले मैं थोड़ा सा समीना कह दूं जी। सॉरी जैदी भाई जी। एजाजुल हसन का जो एक काम था, उन्होंने जाने से जब से जाकिर निसार गए थे तो उन्होंने जाने से पहले एक डिसीजन दिया था ग्रैंड हयात होटल के बारे में, जिसको उन्होंने बाद में चेंज किया था क्योंकि वो उसके एडवाइजर भी थे, उनसे पैसे भी लेते थे। तो उन्होंने एक डिसीजन दिया था कि उस होटल की बजाय उसको जो है वो अपार्टमेंट में चेंज कर दिया जाए, और वो अपार्टमेंट अलॉट हुए थे बहुत जो एलीट क्लास के बंदों को, और वो डिसीजन जो है वो गलत हुआ था। सीडीए जो है, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उस डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने एतराज किया था, उन्होंने इनकी शमूलियत पे भी एतराज किया था। ये 3 जजों का बेंच बन गया, साकिब निसार भी थे, और इन्होंने उसमें पूरी करप्शन की। अब ये सुप्रीम डिवीजन काउंसिल में पिछले कुछ अरसे से उनके खिलाफ एविडेंस इकट्ठे कर रहे थे, और वो एविडेंस इकट्ठा हो गया था, और अब उनके खिलाफ कार्रवाई जी तो इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये आप जाके कॉलम भी पढ़ लें, बीबीसी भी जाके पढ़ लें कि वो एक्चुअली हुआ क्या है। ये नहीं कि ये मोरालिटी पर इस्तीफा दे दिया और ये बड़े ईमानदार बन गए, ये इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने अपने पैसे खाए हुए और इस वजह से ये भागे हैं। तो ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जो सही इंक्वायरी स्टार्ट होनी थी, वो जो ग्रैंड हयात होटल था जिसको बाद में कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया गया, उसकी वजह से ये सब इसकी वजह से इस्तीफा दिया गया। ठीक है जी जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जाफरी साहब, चौधरी साहब, सैयद साहब, सैदी भाई और जाहिद भाई सब कुछ मेरे साथ मौजूद हैं, और साजिद भाई। ये कि हमारी तो बारी नहीं आई ना जी, आपकी बारी नहीं आई, आप बोलिए। फिर जाफरी साहब की भी, वो चौधरी साहब की भी बारी नहीं आई जी। अच्छा मैं बात करूं जी। देखिए बात ये है कि ये बहुत सारे कॉलर्स की बात मैं सुन रहा था। ब्रेक के बाद लूं आपकी बात कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही, ब्रेक के बाद वापस आती हूं। नो प्रॉब्लम। क्यू वायरलेस एंड कंप्यूटर अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। आपने
अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। आप एक नए शॉपिंग के शाहकार के लिए तैयार हैं? जल्द आने वाला है 2024 का रमजान एक्सपो आप ही के कनाडा में। 300 से ज्यादा बिजनेसेस, दीगर फैशन और क्राफ्ट्स के स्टॉल्स। आइए और अपने लोकल बिजनेसेस का हौसला बुलंद कीजिए। उसके अलावा वहां मौजूद होंगे कार्निवल एक्टिविटीज, राइड्स, मजे मजे के खाने, बिजनेस शोज, मौसीकी और डांस परफॉर्मेंसेस, यानी आपकी फैमिली के लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। रमजान एक्सपो 2024, जहां सकाफत और तिजारत का मेल होगा, आपकी खातिर व मदारात के लिए हम आपके मुंतजर रहेंगे। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. मैं नासिर शाह आपका मॉर्गेज ब्रोकर। अगर आपको मॉर्गेज चाहिए, किसी तरह की होटल लेना है, मोटल लेना है, गैस स्टेशन लेना है या किसी प्लाजे में कोई यूनिट बाई करना है, तो उसके लिए आप हमें कॉल करें। हम दो चीजों की गारंटी करते हैं, आपको बेस्ट टर्म्स एंड कंडीशन और बेस्ट रेट दिलाएंगे। आप कॉल करें 647-741-9000, 647-741-9000। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। सैयद साहब पूरे वक्त मेरे साथ होल्ड पे रहे ब्रेक के टाइम। जब ब्रेक खत्म हुआ तो वो ड्रॉप हो गए, फिर चौधरी साहब रह गए, जबकि मैं उनको यार करने वाली थी पर वो ड्रॉप हो गए। अब देख रहे हैं तो दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। जी बोलें चौधरी साहब, आपको मौका दिया जाता है। देखिए चौधरी साहब ने पहले ही बता चुके हैं, ये चौधरी साहब सब कुछ बता चुके पहले से ही। नहीं बातें सही सब कुछ चौधरी साहब बता चुके हैं, आपको पता है। सोने जी अगर समीना बहन इसमें आपके प्रोग्राम में हर आदमी कुछ ना कुछ बता चुका है तो प्रोग्राम तोड़े या फिर आपका चीजें साबित हो रही हैं। वो कह रहे हैं खुल के ये चीजें साबित हो रही हैं कि जितने भी जजेस हैं वो किसी ना किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जी मतलब ये कि जिसकी गवर्नमेंट आई उसने अपना जज प्रमोट किया। एक सेकंड जरा इनका भी मैसेज ले लूं 1 मिनट के लिए। ये छोटा सा कोई मैसेज देने आए, जरा सा ले लें, ब्रेक से पहले आए थे ये। जी उनको चुप करा दे, नहीं तो अभी हम लड़ पड़ेंगे उससे। सबसे पहले तो ये बात है कि इतनी नफरत किसी के लिए जादी, तमाशबी,
लोकेशन चेंज कर दी होगी, कुछ अकल आ गई होगी, लेकिन वोकेशन ने भी कोई काम नहीं दिखाया। अपना कमेंट देना यार, अपना वही साइको फिल्म लेके ताकि आपने अपना जरा थोड़ी सी लैंग्वेज आदमी को नरम करनी चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। उसके इमरान के भी फैन यहाँ बैठे, अगर हम कोई ऐसी वैसी बात कह देंगे ये फिर चलाएगा आगे कि मुझे ये कह दिया जी, ये कह दिया, ये पर्सनली होके उनसे बात करते हैं। He cannot do that। जानी ये वो ये लफ्ज इस्तेमाल करने वाले किसके साथ उसने ज़िना किया है? आके बताओ ना मुझे, कुछ जानती है आपको जिससे उसने ज़िना किया है? ले दो मुझे, उसका नाम ले दो, आके बता दे कि वो मेरी ये लगती थी कि उससे इसने ज़िना किया। भाई वो बता नहीं सकते, वो बता नहीं सकते, वो ऐसा शख्स है, वो बता नहीं सकते। मसला ये वो बता नहीं सकते। आप ये देखें, इतनी इस आदमी की इज्जत की जाती है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं, लेकिन ये बार बार ये मजबूर करता है लोगों को कि इससे बदतमीजी की जाए। आपने अभी नहीं बोली जब वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा, हम एक लफ्ज इस्तेमाल कर, वो ये हो गया जी, वो ज़िनाई, तमाशबीन, बेईमान, हर चीज तो इस्तेमाल कर रहे थे। आपने एक लफ्ज नहीं बोला, सैयद साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला, जज साहब ने एक लफ्ज नहीं बोला। सुने ना, जब उसके जवाब में कभी चोर, कभी डाकू, कभी कुछ और, कभी बदमाश, और कभी जजों को और कभी लीडरों को, कभी कोई उसके जवाब में बोलता है? कल परसों एक हमने कभी बोला उनको चोर या डाकू? हमने तो उनको इज्जत के लफ्ज से हमेशा बोला। ज्यादा से ज्यादा मैंने ये कहा होगा आ जाते हैं, इसमें बदतमीजी नहीं है। सुन तो लेना, और आप लोगों का सॉफ्टवेयर करते हैं ना, ये इसका भी एडजस्ट हो गया सॉफ्टवेयर, आप बात करना, फिर मैं तुम्हें भी जवाब दे दूंगा। उन्होंने ऐसी बदतमीजी की है तो उसका मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बीच में ऐसे कूद पड़े हैं। मैं कूद नहीं, मैं आपसे कोई लड़के बात कर रहा हूँ, मैं एक बात कर रहा हूँ आपकी बात के अंदर। मैं तो आपसे हमेशा कहता हूँ कि जैदी साहब बात करें, जो जैदी साहब आपका नंबर आ गया, आप बात करें, मैं करें बात आप। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, नहीं बंद नहीं करे, सुनते रहे। मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इनको बताएं कि इसने कैरियन की माँ से जी 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 अल्लाह, अब सुने आप इनकी बात। जी 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 क्या कह रहे हैं आप? जी जी इसने कैरियन जो इसकी आराम की बेटी है उसकी माँ से ज़िना किया था ना। जी बोले। हेलो हाँ जी, ये एक साहब आपके शो में कह रहे हैं कि ये बताएं कि इमरान खान ने किससे ज़िना किया है। मैं ये कह रहा हूँ जो कैरियन इसकी हराम की बेटी है वो उसकी माँ से इसने ज़िना नहीं किया। अच्छा एक बात सुने सर एक बात सुने कि हम एक पॉलिटिक्स पे ये टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मगर कॉलर आके इस तरह की बात करते हैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम अगर ये बात करें कि जो हमारे पाकिस्तान के लीडर रह चुके हैं, जिस तरह नवाज शरीफ हो गए, जरदारी हो गए, अब इमरान खान रह गए, तो हम अगर इन लोगों की पर्सनल लाइफ पे जाएं और हम पूछें कि बताएं इनकी कितनी गर्लफ्रेंड थी, हाउ मेनी गर्ल, तो फिर तो आप बात भी करें भाई कितनी गर्लफ्रेंड रख चुके हैं, कितना रख चुके हैं, तो फिर तो सारी जवाब सुन ही ले, प्रोग्राम आपका निकल गया दूसरी तरफ। क्यों निकाल दिया आप लोगों ने? मैं टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ, आप लोग दूसरी तरफ निकल जाते हैं। नहीं, मेरा मतलब ये है कि किसी की सुनता नहीं है ना। सुनो तो जरा सुन भी तो लो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, अब जरा सुनो तो। मरियम इसकी बेटी तो 9 महीने में पैदा हुई है, मरियम की औलाद तो 4 महीने में पैदा हुई है। कोई दुनिया में बता दो 4 महीने। मरियम को रहने दो, मरियम को क्या कहते हो, जिसकी बात कर रहे हो इसका जवाब तुम सही कर रहे हो, कबूल कर लिया तुम, कबूल कर बात को, हमने जो कबूल कर लिया ना क्या 4 महीने में बच्चा पैदा हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना में जवाब दो यार। आप लोग अपने घर में बैठ के बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो घर का शो हो गया। मैं तो अब घर से बाहर निकल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आदमी जो है कल से इसकी बकवास हम लोग सुनते चले जा रहे हैं। कल भी इसने गाली दे के बात करी, हम खामोश रहे।
एक बात सुने, मैंने इनको एयर किया, मैं इनसे टॉपिक पे बात करना चाह रही थी। अगर ये फिलहाल आप चेंज करें और उनको डिस्कनेक्ट करें। जरा मुझे बात तो करने देना थोड़ा सा उनको। तो फिर एक को बोलने दे, फिर एक को सुने, फिर करने दो। तो बदतमीजी कर रहे हो, मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ, मेरे साथ बात कर कि किसी बंदे किसी और को लाने की तुम्हें क्या जरूरत है? समझ आइए, उसका बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हुआ, फलान हुआ है, केरियन हराम की औलाद है कि नहीं है, ये बता दे। नहीं बता देना, केरियन हराम की औलाद है कि नहीं है, केरियन हराम की औलाद है कि नहीं है। चलें चौधरी साहब आप बात करें। ये तो एक बात पे लड़ गए अड़ गए कि टॉपिक मेरा सामने लिखा हुआ नजर नहीं आता लोगों को। लोग आते हैं, जो कॉलर की बात पकड़ते हैं, उसको लेके आगे दौड़ना शुरू करते हैं कि बस अब हमने इसी पे बात करनी है। भाई टॉपिक पे बात कर लें, जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर डिस्कशन करें। नहीं, लेकिन आप एक कॉलर ने कुछ कह दिया, आके बैठ गए, उसकी बातें शुरू कर दी। जो टॉपिक हमारा है, जिस पे डिस्कशन हो रही है, कभी आपने देखा हमेशा पॉलिटिक्स पे बात होती है, आपने कभी सोचा कि मुल्क की भलाई के लिए, आवाम के लिए क्या बात की जाए, मुल्क में किस तरह बेहतरी आएगी, किसको आना चाहिए, कभी डिस्कशन की आप लोगों ने? नहीं करते आप लोग हमेशा जो बेकार सा टॉपिक होता है ना, उसको लेके आप दौड़ते हैं। जी, आपको कहा है कि सियासत हटके रखी ना प्रोग्राम, इस पे क्यों नहीं रखती टॉपिक? हाँ, तो अभी सियासत से हटके देखिए, सियासत में भी उन्होंने कहा कि सियासतदानों को भी चाहिए कि उस पर बात करें, अवाम के लिए क्या उनका रोड प्लान है, क्या मंशूर है उनका। कभी आपने बात की इसके ऊपर? समीना बहन एक सेकंड, जैदी भाई, पहले आपको याद होगा मैं नवाज शरीफ को भगोड़ा भगोड़ा बोलता था, लोगों ने आके एतराज किया, मैंने अब उसका नाम लेना शुरू कर दिया, मैंने अब भगोड़ा कहना छोड़ दिया उसको। मगर बात आदमी दूसरे तरफ से तो फिर बात सुने एक मिनट में बोलूं। आप जो बोलते हैं या मैं जो बोलते हैं ना, मैं जो बोलता हूँ या कोई और जो बोलता है, वो अपने ज़र्फ के मुताबिक बोलता है। आप उसको उस हिसाब से छोड़ दें और उसको जवाब दे दें, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए कि फला उसने यूं किया, वो अगर उसको गाली दे रहा है, वो भी उसी पाकिस्तान में रहता है और उसी पाकिस्तान का है। और मेरा जो ये लीडर है, ये मेरे और आपके माजाए नहीं है कि जिनके लिए हम एक दूसरे को गालम गलोच करने के ऊपर उतर आते हैं। इन सबके किरदार देख के सोचें कि इनके किरदार क्या है, और इनके लिए हम इस तरीके से लड़ते हैं यार, एक दूसरे को गालम गलोच करने लगते हैं। ये तो सोचिए ना, हम घरों में बैठ के, हमने तो किसको गाली दी? किसको, किसी को भी किसी ने गाली नहीं दी। अभी देखे ना, छोटी सी बात पे कितनी गंदी गंदी बातें निकल आई, वो 4 महीने का फला और ये और वो तो कितने लोग मेरी बात पकड़ ली, वो जो बात कह रहा है, वो जो बात कह रहा है, आपने मेरी बात पकड़ ली कि 4 महीने का, तो फिर बात जब निकलेगी तो फिर दूर तरफ तो जाएगी ना। फिर मैंने दोनों बातों को कहा कि दोनों जिस तरीके से बातें हुई हैं, तो क्या कितने लोग ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को अपने घरों में बैठ के देख रहे हैं, अपने माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ? भाई मैं भी घर में बैठ के देख रहा था, मैं बाहर निकल के बात करने लगा इससे। मैं भी घर में बैठ के देख रहा था। अगर आप बाहर आके गालियां दे रहे हैं, अगर आप बाहर आके गालियां दे रहे हैं और उनको काउंटर कर रहे हैं, तो बाकी तो घर में बैठ के सुन रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि देखें आप अपनी जबान, देखें एक बात सुने, आप अपनी जबान खराब ना करें, जिसकी खराब है उसको लोग देख लेंगे, कमेंट में लिख देंगे खुद ही। समीना, अभी परसों एक आदमी गाली देके नहीं गया प्रोग्राम के अंदर? जी, बिल्कुल देख गया। तो ये सोचने वाली चीजें यार, हम ये क्या कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। अभी मैंने उनको स्टॉप किया तो वो स्टॉप हुए, अभी होल्ड पे रह के वापस चले गए। मैंने अभी तक होल्ड पे थे, मैंने डाल दिया उनको होल्ड पे, क्या करूं भाई? आके टॉपिक लिखा है उस पर बात नहीं करें, आके कुछ कह के जाता है तो आप उसका जवाब ही नहीं दें, आप अपनी बात करें, उसकी बात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। इग्नोर करें उसकी बात को, ताकि उसको पता चले कि मैंने जो बोला उसमें किसी ने वो नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं किया। जी समीना जी बात सुने, कल बात हो रही थी कि यास्मीन राशिद को भी इजाजत मिल गई है, गंडापुर को भी मिल गई है। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयान दिए हैं, वो माने हैं कि हाँ जो भी मशवरा था ये इमरान खान ने दिया हुआ था, इसलिए उनको इजाजत मिली है, अभी बहुत को मिलेगी। यानी कि आप कह रहे हैं यास्मीन राशिद ने एग्री कर लिया कि ये सारी मैं इसीलिए कहता हूँ कि 80% लोग जो है पीटीआई के बिक चुके हैं, सब छोड़ चुके हैं, सब जो है गवाह बनने के लिए तैयार हैं, ड्राई क्लीन हो गया है इनका भी, जैसे कराची में ड्राई क्लीन हुए। तो फिर एक बात सुने चौधरी साहब, आपके बकौल 80% लोग बिक चुके हैं, तो फिर आखिर दूसरी सियासी जमातों को डर किस बात का है, खौफ किस बात का है, फिर सख्तियां क्यों की जा रही है पीटीआई पे? सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि क्यों मुश्किलात पैदा की जा रही है, क्यों बल्ले का निशान कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। दे देना,
खुला मैदान दे, जब सारा कुछ सारे लोगों को तो ले लिया है, तो अब थोड़े बहुत जो लोग हैं तो पता चल जाएगा ना, दूध का दूध पानी का पानी। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है जी, पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन हो चुका, सिलेक्शन वाले भी डर रहे हैं, जिनको सिलेक्शन किया गया है। एक बात सुनो चौधरी साहब, जिसको सिलेक्शन किया गया है, आवाम को कुछ जी जी, जो सिलेक्शन हुआ है चौधरी साहब, एक बात सुने, जिसका सिलेक्शन हुआ है, आप ये देखिए, जिसका सिलेक्शन हुआ है वो भी डर रहा है, वो भी कहा जा रहा है कि जी लाडला हम नहीं है, लाडले तो वो हैं, तो वो क्यों डर रहे हैं जब सिलेक्शन हो चुका है उनका? देखिए मैं तो साफ बात करता हूँ, अब आप कह रहे हैं ना सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्शन से आते हैं मसला ये है कि हमने वैसे ही सिलेक्शन हमने ये कहाँ से तय कर लिया, फर्क है, हम किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि सिलेक्शन हुआ था, अभी भी सिलेक्शन हुआ है। आप वो कह रहे हैं, जैदी भाई कह रहे हैं आपने कहाँ से डिसाइड कर लिया कि सिलेक्शन हुआ है? वो तो अभी मानने के लिए तैयार ही नहीं, जैदी भाई सिलेक्शन हो गया। सुने ना, वो उसकी वजह क्या है जी, वो अपनी सियासी कैंपेन में सामने वालों को ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, इसलिए मुझे मेरे साथ आ जाओ। सिर्फ वो कह रहे हैं, मगर अभी हुआ नहीं, सिलेक्ट नहीं हुए, यानी कि मैं आपसे शुरू से ही कह रहा हूँ, अपनी राय है आपकी, तो ठीक है ना, तो मैं उसी को कह रहा हूँ, मैं अपनी राय को कह रहा हूँ कि वो ये इम्पोर्ट करने की अपनी राय है, लेकिन हम जो समझ रहे हैं, मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ और जो लोगों से नहीं, आप तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में होते हैं, आप वोट की वजह होते हैं। जैदी भाई ने सही कहा, पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह, तो सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, आप कभी पिंडी में होते हैं, कभी लाहौर में, कभी कराची में, हर जगह बात होती है। जो लोकल ये बिल्कुल वही है कि उमर शरीफ ने एक दफा मरून ने ड्रामे में कहा था कि एक दफा मैं लंदन में भी पैदा हुआ था। जैसे उमर शरीफ ने एक बात सुने, आपने कहा ना उमर शरीफ ने कहा था मैं लंदन में पैदा हुआ था, उमर शरीफ ने एक दफा कहा था कि अगर मुझे मिल गई कोई, मैं आ गया सियासत के अंदर, तो अगर मुझे मिल गया कहीं का सिलेक्ट हो गया किसी जगह का, कराची से या किसी से, तो सारी सड़कें तोड़वा के दोबारा बनाऊंगा, इसलिए वो पैसे खा चुके हैं, अब मुझे भी खाना है पैसे। याद है आपको उसका ये लतीफा? वो कह रहे सारी सड़कें तोड़वाऊंगा, जो कराची बहुत खूबसूरत शहर बना दिया अल्ताफ हुसैन ने, उसको सब तोड़वा के, पुल सड़कें सब तोड़वा के दोबारा बनवाऊंगा, इसलिए कि मुझे भी पैसा खाना है मुल्क का, ये कहा था उसने। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जैदी साहब से मैं लिखने में बोलने में तो जीत नहीं सकता, तो जैदी साहब मुझे माफ कर दें। नहीं मैंने कोई माफी मांगी, मैंने कोई माफी मांगी हूँ, रहम करें आप। नहीं आप समीना से वो वीडियो मंगवा लीजिएगा, मैंने उनको भेज दी। 2 दिन से बेचारे जो है ना चौधरी साहब परेशान है, जैदी साहब के सामने बोल नहीं सकते, बोलती बंद है उनकी। तो अब ये है कि मैं बात कर रहा था जजेस की। भाई जजेस जो है पाकिस्तान में पार्टियों के होते हैं, ये करप्ट तरीन लोग होते हैं, तो इस पे ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। कल को चेंज आ जाएगा, कल पीटीआई के जज आ जाएंगे, तो कुछ भी नहीं कह सकते आप। ये करप्ट तरीन लोग होते हैं, ये समझ लें एक किस्म का कोटा सिस्टम है कि फला पार्टी के कोट आई तो उसने अपने कोटे में डाल लिया, दूसरी आई तो अपने कोटे में डाल लिया, तो ये यहाँ ये ऐसा चलता रहेगा। लेकिन समीना आपके पास जो है ना एक चांस है क्या पैसा कमाने का, वो ये है कि आप जो है जो रोने धोने की जो एक्टिंग होती है ना, जो आपके प्रोग्राम के शुरू में होती है, तो आप जो है ना हॉलीवुड और बॉलीवुड और लॉलीवुड से जो है कॉन्टेक्ट करें, और ऐसे एक्टर थे आज जिस तरह रो रहे थे ना, तो उसकी रोने की कहानी। देखिए पैसा बनाने की तरकीब बता रहे हैं, देखें इनके पास आ गई। आपको आप जो है प्रोवाइड करते हैं जी, समझे, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा उससे, समझे, तो ये जो है सिस्टम ऐसा चलता रहेगा। जैदी भाई आपको लग रहा है कि कुछ मिल जाएगा? जी बिल्कुल, इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतना रोना पीटना चलता है, तो उसमें मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं पहले कह चुका हूँ, हम सब चोर हैं। अगर ईमानदारी की बात करें, 3.5 करोड़ का शहर है कराची, उसमें एक वाहिद ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम नहीं है, उसको आवाम वोट देती नहीं है। एक शहर से ही स्टार्ट ले ले, अगर पाकिस्तान से नहीं लेती। वो कौन सी पार्टी है, नाम भी बता दे पार्टी का प्लीज। जमात इस्लामी। मैं कहने वाली जमात इस्लामी नहीं है, जमात इस्लामी का पैसे खाने का तो कोई ऐसा मीडिया पे शोर नहीं हुआ, कभी नाम ने सुना। पूरा केएमसी कभी जमात इस्लामी की जेब में हुआ करता था, आप कह रहे हैं कभी करप्शन ही नहीं हुआ। इसी बात पे कह रहा हूँ, होता था। देखा आप चौधरी साहब, आप जीत नहीं सकते, जैदी भाई को सब मालूम है, हम आपको बताएंगे वो।
जमात इस्लामी के किसी आदमी पे पैसे खाने का इल्जाम नहीं लगा कि वो अमीर हो गया, उससे ये प्रॉपर्टी कर ली या पैसे लूट लिए। वहाँ पे इनका मुनज़्ज़म इंतजाम है, वहाँ सारा पैसा पार्टी का होता है, बंदों का नहीं होता। अब जो भी है, अब आपकी नॉलेज होगी, लेकिन हमारी नॉलेज में कोई ऐसा नहीं है, और ना कभी जमात इस्लामी का नाम पैसा खाने में आया मीडिया पे कि जमात इस्लामी के 16 मेंबर ने जो है इतने पैसे। अच्छा एक मिनट, जाहिर साहब बहुत देर से खामोशी से सुन रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लें, उनको कुछ एक सेकंड चौधरी साहब, चौधरी साहब एक सेकंड जरा इनका भी ले लें, क्या कह रहे हैं। जी हेलो जी हेलो जैदी साहब, मेरा तो सॉफ्टवेयर एडजस्ट होता है, जरा देर लगेगी। चौधरी साहब का तो 2 लफ्जों में आपने ठीक कर दिया है। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। दैट्स अ बिग विन फॉर यू मैन। पहला आदमी है जिसने चौधरी साहब को चुप करवाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोले जाहिर साहब। आप अपने उसमें एक सेकंड साहिदी भाई, एक सेकंड जी। बिल्कुल समीना जी, आज का प्रोग्राम तो ना मिक्स खिचड़ी पकी है जी, जो मिक्स ना हलीब बनता है ना, वो बन गया है जी। लेकिन फिर भी मैं आपको ना इसलिए खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपको आपके हौसले को, जरूरत को सलाम है कि सब बोलते हैं, लेकिन सबको लेकर चलना। मैं जनाब की टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम आज अपने मुल्क की सियासत की तरफ की छोटे सा बात जी। अच्छा, अलमिया ये है, अभी जो पाकिस्तान के कलर वो चल रहे हैं ना, अभी तो ऊपर से उनके ऑर्डर ये हो चुके हैं, अब कंपेन करो या ना करो तो असी MP MNA मुंतखब करवा देंगे, उसी जिते भेज दियो। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक MP MNA ने करोड़ों रुपया दे के, उसे पहले ही पता है कि मुझे कंपेन में पैसे लगाने की जरूरत कोई नहीं है, अब मैं सिलेक्ट भी हो चुका हूँ, तो फिर इलेक्शन तो मेरे ख्याल से ड्रामा था। 75 अरब रुपया क्यों लगा रहे हैं ये बल्ला? तो भाई पहले भी तो इलेक्शन ऐसे ही ड्रामा था। नहीं सर, माजरत से जैसे अभी आपने कहा ना सिलेक्ट हो चुका, जो अभी चौधरी अभी जाफी जैदी भाई ने भी यही कहा ना कि आपको कैसे बदल गया सिलेक्ट हो चुका। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। आप ऐसे करेंगे सिलेक्ट हो चुके हैं। एक सेकंड इनकी बात भी सुन लो 1 मिनट के लिए। जी अच्छा, मैंने 33 मिनट ना मैंने खामोशी से ना साइलेंट से सबकी गुफ्तगू सुनी, और कुछ ऐसी चीजें भी सुनी जो मेरे ख्याल से मेरे कानों को नहीं सुनने की आदत, या मैं सुन नहीं सकता। मेरा कहने का, आप उस्ताद हैं बड़े, पहले जो बात हर बंदे का, एक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, जो बंदा कुछ भी बोलता है उसकी अंदर की अल्फाजों की रुकासी होती है, तर्जुमानी होती है। हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आपको कभी पता है कि हमारी बीवियां बहनें ये प्रोग्राम सुन रही हैं, हमारे कुछ बच्चे जो नए आने वाले हैं वो बच्चे सुन रहे हैं जी। मुझे ये बताएं कि एक तालिब इल्म जब हमारा प्रोग्राम सुन रहा होगा, इस प्रोग्राम से लेके जाएगा कि इस प्रोग्राम को छोड़ के जाएगा? हम सबसे एक सवाल है, लिहाजा हम सबको चाहिए जी बोले सर, आप बोल रहे जो इनको इतना दर्द इमरान के लिए उठ रहा है, इनसे कि तोशा खाना की चीजें दुनिया के किसी हुक्मरान ने कभी बेची हैं? अगर यही बात यहाँ जो बाइडेन करता तो फिर क्या बनता? सर आप अमेरिका से बात कर रही हैं कनाडा से? आपको तो अमेरिका से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप अपना नाम बताएंगे, आपका क्या नाम है? 1 सेकंड का नाम पूछो। हाँ, क्या नाम? साजिद सिद्दीकी। जी साजिद सिद्दीकी साहब को सलाम हो हमारा। अल्लाह नहीं, इनका नाम है सागर सिद्दीकी। उसके कैरेक्टर पे जाएं पहले। लीडर का हमेशा कैरेक्टर देखा जाता है। तो एक बात बताएंगे सर, आप कौन से लीडर का कैरेक्टर सही है? आपका कौन सा पॉलिटिक्स का जो लीडर था उसका किसका कैरेक्टर सही था? अगर आप कैरेक्टर के ऊपर कह रहे हैं ना, कैरेक्टर पे जाएं तो आप बता दें अपने दिल पे हाथ रख के किसका कैरेक्टर सही था। बंदे का नाम लेकर ये जमात इस्लामी के हाफिज साहब, जमात इस्लामी के हाफिज साहब की बात नहीं हो रही चौधरी साहब, प्लीज। कौन से लीडर का पूछा मैंने? एक लीडर का नाम दे दिया आपको। कैरेक्टर वैसा है, वो लीडर किस तरह बन सकता है? तो ये जो सारे जो लीडर बन चुके हैं, जो पहले लीडर बन चुके हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके लीडर ने या उनके हुक्मरान ने तोशा खाना जैसी चीज से माल बनाया और जेब में डाल दिया हो। तोशा खाना से किसने माल नहीं बनाया, ये बताएंगे आप मुझे सर? करना $2 का $3। 1
सेकंड जी। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा आप चले गए थे, नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको एयर कर दिया, सब होल्ड पे डाल दिया सबको। अरे नहीं, मैं नाराज क्यों होऊंगा भाई, वो लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। बहरहाल जमात इस्लामी की जहाँ तक बात है, तो वो हाथी की दांतें दिखाने के और है, और वो जो है खाने के और है, वो कह रहे हैं हाफिज। तो उनके बारे में एक अभी आज ही बल्कि मैं पढ़ भी रहा था, एक कोई है मुजीब रहमान, फौज के थे, वो कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो उन्होंने बताया कि भुट्टो के जो एजुटेशन था 9 सितारों वाला, तो उसमें ये जनाब अपने मौलाना मौदूदी के नाम जो है वो कह रहे हैं कि 30 लाख का चेक, गैर मुल्की चेक उन्होंने पकड़ा था। और उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी के लोग जो है उनके मुखबरी करते थे उनके पास आके। बहरहाल एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये कि जमात इस्लामी का जो एजेंडा है ना, वो उस एजेंडे पे लोग मुत्तफिक नहीं होते। उनका एजेंडा ये है तालिबान पर, वो तालिबान है। और कराची शहर में स्पेशली और पाकिस्तान में लोग तालिबान को नहीं चाहते, तो ये तालिबान के सपोर्ट करते हैं, अपने घरों में इनको पनाह देते हैं। कि देखे अभी जब ये जो फैज साहब चाय पी रहे थे काबुल में, तो सबसे ज्यादा पोस्टें जमात इस्लामी की थी, खुशी की। तो इनका जो मुख्य एजेंडा है और जो इनकी अनरियलिस्टिक अप्रोच है, वो किसी जमाने में लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये कहते थे दिल्ली के लाल किले पे झंडा लहराएंगे, तो वो पब्लिक इनके पीछे पीछे चलती थी। और फिर इसके बाद इन्होंने ये जो जिहाद के नाम पे बड़े बंदे मरवाए कराची के, जी 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 तो वो चीजें। और उस वक्त जो है दूसरे लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तो जब लोगों में अवेयरनेस आई, तो आप देखें कि अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें तो एमकेएम भी नहीं थी, अल्ताफ हुसैन वाली भी एमकेएम नहीं थी, इन दोनों ने बाइकआउट करा था। तो ग्राउंड बिल्कुल ओपन था पीटीआई के लिए, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के लिए जी। तो जमात इस्लामी को पूरे कराची में 3% वोट मिले। तो ना कोई धांधली का मसला था, ना कोई इनके हरीफ था। तो लोगों ने वॉलंटरीली जो इनको वोट दिए वो 3% थे। तो जमात इस्लामी इज नो वे, हवा बहुत है लेकिन तो उसमें कौवा ज्यादा है। तो ये जमात इस्लामी के बारे में जरा सी बात कर रहा था। तो लोग समझते हैं ईमानदार, वो जब आप अंदर जाएंगे सब आपको पता चल जाएगा कौन कितना ईमानदार है, कितना ईमानदार नहीं है। उसमें मुख्तलिफ लोग ईमानदार हो सकते हैं जो कि हर पार्टी में होते हैं, ठीक है ना। अब आ जाए जरा जजेस की तरफ, थोड़ा सा टाइम है जजेस की तरफ आने का। जी जी क्या नहीं जी। अच्छा, जजेस के हवाले से जो बात है वो ये है कि देखिए हम सब अभी जो बात कर रहे थे, कुछ उसमें बात मुझे पसंद आई और कुछ पे मुझे जो है वो तशवीश हुई। अफसोस नहीं, तशवीश इस बारे में कि हम बातें करते हैं, कुछ लोगों ने ये दो साहिबान हैं उनके लिए कहा कि ये अच्छे लोग हैं और इनको इमरान खान की सपोर्ट की वजह से सहारा मिल रही है। मैं ये कहता हूँ कि भाई नाजायज काम किसी का भी हो, इमरान खान का हो, नवाज शरीफ का हो, जरदारी का हो, करना ही नहीं चाहिए। देखिए अल्लाह के बाद अगर जमीन पे कोई आदमी जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो होता है काजी, जज, और उसको इंसाफ पसंद होना चाहिए। मैं कोई यहाँ पर रिलीजियस बात नहीं करता हूँ कभी भी, लेकिन 5 हराम काम जो कुरान में बताए गए हैं उसमें सबसे बड़ा एक काम ये भी है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी करें, वो हराम काम में शुमार है। खाने पीने की मैं बात नहीं कर रहा, कामों की बात कर रहा हूँ। अब देखें कि ये जो नकवी साहब थे, इनके पास से प्लॉट भी निकल रहे हैं, जमीन भी निकल रही है, प्लाजे भी निकल रहे हैं। इनके बच्चों के नाम से जो है वो कहते हैं कि अगर मेरे बच्चों को किसी ने दे दिया तो मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, और अपने इनके नाम पे उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास। तो अब इनके अगर तो ये सच्चे हैं और इनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है तो इनको इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी। अगर मेरे खिलाफ आपको इंक्वायरी करें और मैं क्लीन आदमी हूँ तो मुझे डरने की जरूरत थोड़ी है। और जो इनके जो साथ देने वाले एजाजुल हसन, उनका भी यही मामला है। अब मामला यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। मेरा ये एज ए पाकिस्तानी मुझे ये लगता है कि सिस्टम को सही होना चाहिए, और जो जस्टिस या चीफ जस्टिस के ओहदे पे जो लोग जज जाते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उनको जज लगाने से पहले उनका बायोडेटा चेक होना चाहिए, वेरिफिकेशन होना चाहिए। उनसे भी वो सवालात होने चाहिए जो इलेक्शन के जमाने में सियासतदानों से होते हैं कि भाई आपके एहसास कितने हैं और आपके जी जी जी। तो वो चीजें पाकिस्तान की अदालती निजाम को इम्प्रूव करेंगी कि जज के बारे में हमें पता होगा ये क्लीन आदमी है। अगर हमें जहाँ पे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कर ले वो, या जज सदर के पास जब जाती है जज के लिए समरी, तो वो वहाँ पे तहकीकात होने चाहिए कि भाई इस जज में क्या माजी क्या है, इनके एसेट्स क्या है, इन्होंने क्या
कारनामे अंजाम दिए हैं, वेदर ही इज क्लीन और नॉट क्लीन। तो पाकिस्तान में क्लीन लोग बहुत हैं, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो कि ऑनेस्ट है, ईमानदार है। उनको आप ऊपर लेके आ जाइए, आपका दलीय सिस्टम खुद ब खुद बहाल हो जाएगा, लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और फिर ये कोई नहीं कहेगा कि ये जमात इस्लामी का जज है, कि ये पीपल्स पार्टी का जज है और तहरीक इंसाफ का जज है। जब हमारे पास ये चीजें होती है ना कि ये इसका जज है और वो उसका जज है, तो फिर वो हम इस बारे में जो उनकी जजमेंट आती है वो तो फजूल है, उस बारे में तो बात ही नहीं करना चाहिए। तो जज को क्लीन होना चाहिए और किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, और उनकी स्क्रूटनी पहले होनी चाहिए जज लगाने से पहले, ये मैं कहना चाहता था। थैंक यू सो मच। जी जनाब। जी समीना मैम, एक सेकंड की ले लूं जी। मैं एक्चुअली आपने एक कमेंट किया था, मैं भी सुन रहा था गुफ्तगू में, एक साहब ने कहा कि जी लीडर्स का कैरेक्टर होना चाहिए, और आपने कहा कि पाकिस्तान में किसका कैरेक्टर, जो सियासतदानों में किसका बेहतर है। करेक्ट, ये आपके कमेंट अभी मैंने सुने हैं जी। और यही एग्जैक्टली वो बात है जो कि मैं बहुत जमाने से कहता आ रहा हूँ कि माशरे जो होते हैं वो इंसानों के माशरे होते हैं, और उनमें इंसानी कमजोरियां होती हैं, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो आपके जज हो, कोई भी हो, उनमें ये कमजोरियां होती हैं। अगर उसमें से किसी आदमी को आप ला करके ये कहेंगे कि ये सादिक और अमीन है और बाकी सारा माशरा जो है वो चोर है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जो है ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि मुमकिन ही नहीं है। कमजोरियां जो है वो, क्यों मैं नहीं कहता नवाज शरीफ के बारे में ये बात, इसलिए कि नवाज शरीफ से उन्होंने टाइटल नहीं दिया उसको कि ये सादिक और अमीन है। मुझे दिली तकलीफ है कि किसी इंसान को ये टाइटल दिया जाए जो कि मेरे नबी का टाइटल है। मुझे दिली तकलीफ है, मतलब यानी कि मैं बद्दुआ करता हूँ उसके लिए जिसने दिया है और जिसको दिया गया है, इसलिए कि ये मुमकिन ही नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि भाई इंसानों के माशरे हैं, सबसे गलती होती है, किसी ने चोरी की है, किसी ने डाका डाला है, किसी ने कुछ और किया है। आप अगर क्लिंटन की मिसाल देखें, क्लिंटन को जिस बात पे उसकी जो पासपोर्ट की गई थी उसके तो किस बात पे थी? इस माशरे में तो वो कोई बात ऐसी नहीं है, वो कोई करप्शन का इल्जाम उसके ऊपर नहीं था, अखलाकी कमजोरी थी, ठीक है। और इस माशरे में जहाँ पे उस अखलाकी कमजोरी की कोई अहमियत ही नहीं है, आम आवाम जो है उससे बहुत आगे जाकर के चीजें करती है, मगर अपने लीडर्स के लिए उन्होंने उस अखलाकी कमजोरी को भी जो है बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए कि जब लीडर्स के अंदर अखलाकी कमजोरी होती है तो उससे ये होता है कि माशरा जो है इस तरह से तबाह होता है कि वो लीडर पे ब्लैकमेल हो सकता है। तो जितनी ही करप्शन खराब है उतनी ही अखलाकी जो है वो चीजें भी खराब है, उसको कहना चाहिए हमें। हम कहते हैं नहीं वो तो उनकी जाती बात है, नहीं, अगर वो जाती बात होती तो ये तो, मैं क्लिंटन की जो मिसाल है इस माशरे के अंदर उस पे जो इल्जाम था वो तो कुछ भी नहीं था। Why did they do it? Because आपके जो वो होते हैं, आपके जो सरबराह होते हैं, आपके जो लीडर होते हैं, उनके साथ आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये आगे कहते ना कि जी किसी को और को क्यों नहीं कहते, मैं किसी और को कह कैसे सकता हूँ? कोई और दावेदारी नहीं है सादिक और अमीन का, किसी और को टाइटल दिया ही नहीं गया। अगर किसी और को दिया जाता तो मैं उसकी भी इतनी ही मजम्मत करता। अगर ये टाइटल नवाज शरीफ को दिया जाता मैं इतनी ही मजम्मत करता, अगर ये टाइटल जरदारी को दिया जाता मैं इतनी ही मजम्मत करता। तो लोग जो है इस बात को अपनी लीडर के मोहब्बत में पागल हो करके ये समझते नहीं कि कितनी बड़ी गलती की गई है। जी जी, चलें जी, ठीक है जी, ओके। जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है, मेरा पूरा यकीन है कि इसकी सजा है जो उनको मिल रही है। चल ठीक है जी जनाब। जी एक सेकंड जी। अरे पेट में दर्द हो रहा है। जी ब्रेक के बाद लूंगी आपकी बात। जी हेलो। हाँ जी, बल्ले का जो निशान है ना जी, ये बहुत जरूरी है जी। अब इसका फायदा ये है, एक तो अगर बल्ले का निशान होगा इनके उम्मीदवारों के पास तो सबको पता होगा कि ये ऑथेंटिक उम्मीदवार है तरीके इंसाफ का। वरना अगर डिफरेंट निशानात हुए तो किसी के पास वो चूहा हुआ या बिल्ली हुई या साइकिल हुआ या कैंची हुई तो हर एक कहेगा जी मैं ही तरीके इंसाफ का वो हूँ उम्मीदवार, और ये क्लेम करेंगे वोटों के लिए और वोट बट जाएंगे और काफी नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे यानी कि वो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि नुकसान हो जाए किसी तरह बल्ले का। जी बिल्कुल 100% यही प्लानिंग है। दूसरा इसीलिए वो बल्ला आ रहा है और जा रहा है मुस्तकिल। जो तकरीबन काफी सारी सीटें जो खवातीन की हैं, माइनॉरिटीज की हैं, वो मिलती हैं हर जमात को उसकी जीती हुई सीटों के तनासब से। तो अगर फर्ज किया ये जीत भी जाए, काफी सीटें ले भी जाए 60-70%, तो वो जो सीटें जो काफी सारी सीटें
एस्टेब्लिशमेंट की और एस्टेब्लिशमेंट के जो हमायत याफ्ता इदारे हैं उनकी और बाकी सारी जितनी भी पार्टीज हैं उनकी तो यही ख्वाहिश होगी कि इनको बल्ले का निशान ना मिले। अगर ना मिलेगा तो जाहिर है इनकी मुश्किलात में बहुत इजाफा होगा। और जहाँ तक ये है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो इस तरीके इंसाफ को बचा सकेगी। देखिए जो जैसे ये ज़ियाउल हक ने 10-11 साल कोशिश की पीपल्स पार्टी को दबाने की, और जो ही ज़ियाउल हक का प्यारा गिरा, शहीद हुआ, अगले दिन साल ही उसी वक्त ही जैसे ही इंतखाबात हुए पीपल्स पार्टी उभर के सामने आ गई आपके सामने। हालांकि अभी आप देखें तो जरदारी ने मेरे ख्याल बाकी ज़ियाउल हक ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया इसको पीपल्स पार्टी को जितना जरदारी साहब ने पहुंचाया है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी चल रही है। तो पार्टी कहीं नहीं जाएगी, ये अपना हुक्मरान आते जाते रहे। ये यानी कि आप कहें कि तहरीक इंसाफ भी कहीं नहीं जाएगी, पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, पार्टी कभी भी नहीं जाएगी, पार्टी चलती रहेगी मगर इमरान खान रहे या न रहे, जो उसकी बात हो रही है, इमरान खान रहे न रहे उसका पैगाम रहेगा और उसका नजरिया, उसका नजरिया जो है नजरिया चलेगा। आप ये कहना चाहते हैं नजरिया और बयान चलेगा। कल एक साहब फरमा रहे थे कि जनाब अमेरिका से हम कैसे वो कर सकते हैं, हमारे सारे इंटरेस्ट अमेरिका के साथ हैं। ओ भाई मेरे, अभी दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, अमेरिका की तरफ नहीं रही, अभी तो मल्टीपोलर हो गई है। अभी अफगानिस्तान में देखें 40 साल जंग रही है, अभी भी उनका डॉलर आपसे, उनका जो अफगानी है वो आपके रुपए के मुकाबले में बहुत तगड़ा है। और अभी वो अगर आप देखें वो एक मसनूई दरिया बना रहे हैं और नया काबुल बना रहे हैं, इतनी वो तरक्की कर रहा है मुल्क, इतनी 40 साल जंग के बाद भी, और अमेरिका से मुखालफत भी है। इसी तरह से आप ईरान देख लें, वेनेजुएला देख लें, क्यूबा देख लें, ये सारे अमेरिका के साथ इनकी बड़ी टक्कर है, टस्सल है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं। आजाद कौमें इसी तरह होती हैं। अगर आजादी और खुददारी आप में हो तो आप तरक्की कर सकते हो, वरना गुलामी में तो तरक्की नहीं। अमेरिका तो तोता चशम मुल्क है, कभी उसने आपकी हेल्प की सिवाय इसके कि आपको कर्जा पे कर्जा देता गया इंटरेस्ट के ऊपर और आपकी मुश्किलात में इजाफा करता गया। तो अभी भी तो आपके सामने अभी भी तो कर्जा दोबारा से मिल गया, उसको 70 करोड़ रुपया दे दिया, IMF ने मंजूर कर ली दूसरी किस्त 70 करोड़ रुपए की जो मिल रही है पाकिस्तान को। अमेरिका से अमेरिका से अगर तो अब आप ये देख लेना वो मुल्क में लगे, वो मुल्क के ऊपर लगेगा या नहीं लगेगा, जो सीट संभालेगा वही ले लेगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मुल्क में लगेगा नहीं लगेगा, मुल्क में कोई बेहतरी आएगी। 70 करोड़ रुपया जो आ रहा है अगर मंजूर कर ली गई। देखिए इसमें आज किसी ने बात नहीं की, मैं सोची थी आज कोई बात करेगा इसके ऊपर। 70 करोड़ किस्त मंजूर हो चुकी है, तो अब बताइए मुल्क में कोई बेहतरी आएगी नहीं आएगी, गरीब आवाम की चीखें निकल रही है, नहीं इस पे किसी ने बात नहीं करनी। बात करिए डिफरेंट चीजों पर। देखिए 125 बिलियन से ऊपर इतने डॉलर हम कर्जे में ले चुके हैं, तो अगर 75 सालों में कोई बेहतरी नहीं आई 125 बिलियन लेके, तो ये 70 करोड़ हमारा क्या बिगाड़ेगा? क्या बिगाड़ेगा? बात तो अपनी सही की। कुछ नहीं करेगा ये 70, नहीं करेगा, हो जाएगा एकदम। जी चलें जी, शुक्रिया। चलो जी बहुत शुक्रिया। मैं अब जा रही हूँ छोटे से ब्रेक की तरफ, कहीं जाएगा मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूँ इरम चौधरी। बढ़ेंगे खबरों की तफसीलात की जानिब। अमेरिका में बर्फानी तूफान और शदीद बारिशों में 5 अफराद हलाक। अमेरिका में 12 रियासतों में शदीद बारिशों और बर्फानी तूफानों के बायस मामूलात ज़िंदगी मुअत्तल हो गए, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक और दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। अमेरिका के मशरक़ी रियासतें इस वक्त सख्त मौसमियाती तब्दीलियों की जद में हैं। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी बुरी तरह से मुतासर हुए, कई मुकामात पर सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। 1 दर्जन के करीब रियासतों में 4 लाख इमारतों की बिजली मुनक़ता हो गई। दरियाओं और डैमों में पानी की सतह बुलंद होने पर सैलाब के खतरे के पेश नज़र न्यू जर्सी समेत कुछ इलाकों में शहरियों को घर बार छोड़कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल होना पड़ा। गैर मुतवक्के बारिश और बर्फानी तूफान के बायस मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद हलाक और दर्जन से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। टिकटों की तकसीम के बाद नून लीग की मुकामी क़यादत में इख्तलाफ। सरगोदा टिकटों की तकसीम के बाद नून लीग की मुकामी क़यादत में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। साबिक़ रुकन कौमी असम्बली चौधरी हामिद हमीद ने पार्टी फैसले के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। NH 84 से चौधरी हामिद हमीद ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। हामिद हमीद के हमायती टिकट ना मिलने पर
25 बल्क में नून लीगी सेक्रेटेरिएट पर जमा हुए और हामिद हमीद के हक में और पार्टी फैसले के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह है कि हामिद हमीद 2 बार उस हलके से नून लीग के टिकट पर कामयाब हो चुके हैं, जबकि इस मर्तबा नून लीग की तरफ से NH84 में टिकट डॉक्टर लियाकत अली खान को जारी किया गया है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज करवाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना है कि पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज करवाते हैं। हम उनके दिल के इलाज यहीं बंदोबस्त करेंगे। फैसलाबाद में जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार हुए तो बाहर से इलाज करवाते हैं। अवाम मुझे हुकूमत में लाएं तो उन सियासतदानों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम उन सियासतदानों के दिल के इलाज का बंदोबस्त कर देंगे। मंशूर के मुताबिक पंजाब के हर जिले में मुफ्त इलाज का अस्पताल खड़ा कर दूंगा। उन्होंने कहा कि लोगों को घर बना कर देंगे। ये काम सिंध में भी हो सकता है तो पंजाब में भी घर बना कर देंगे। हम पंजाब की हर कच्ची आबादी को रेगुलराइज और मालिकाना हुकूक देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरहूम अरशद शरीफ की दरख्वास्त जमानत खारिज। हाई कोर्ट ने मरहूम सहाफ़ी अरशद शरीफ की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स में कहा कि जो पहली FIR किसी एक्ट पर होगी उसकी ही पैरवी होगी। ये काम तो भेड़ बकरियों वाला ही है, ऐसे ही आवाम को ट्रीट किया जाता है। एक ही इंटरव्यू पर कसीर मुकदमात कैसे दर्ज होंगे? यही करना था तो पहले शख्सी आज़ादी देनी ही नहीं थी और स्टेट को ऐसे काम करने ही नहीं चाहिए कि उस पर लोग ट्वीट करें या बोलें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कहना बड़ा आसान है कि इंडिया इसराइल फंड ले रहा है। ये कहानियां सब सुन चुके हैं। कहना बड़ा आसान है, लेकिन उन औरतों बच्चों को देखें जिनके प्यारे 10-10 साल से लापता है, वो उनके लिए बैठी हैं। इससे बड़ी बात क्या है कि स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जुर्म तस्लीम कर लिया। यहाँ स्टेट के इदारे लोगों को अगवा कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अदालतों ने अपना काम करके दिखाना है, उन्होंने अपने फैसले करने हैं। पाकिस्तान TTP से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। अफगान हुकूमत से हमारे मुतालबे यही हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। हफ्तावार ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 15 से 19 जनवरी को स्विट्जरलैंड का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वहाँ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत करेंगे और साइडलाइंस पर कारोबारी हजरात और हुकाम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान TTP से डायलॉग में दिलचस्पी नहीं रखता। TTP ने पाकिस्तान में कई दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की। अफगान हुकूमत से हमारी डिमांड वही है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। बल्ले का निशान। पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुजरिमान की हौसला अफजाई की। राना सनाउल्लाह। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिलने के फैसले पर कहा कि पेशावर हाई कोर्ट ने 9 मई के मुजरिमान की हौसला अफजाई की है। राना सनाउल्लाह ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने की सहूलत तमाम जमातों को दी जाए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 अमलन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासी जमातों के अंदर इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं रही। फैसला कानून की हार और कानून शिकन की जीत है और साबित हुआ लाडला अजीज है, केस नहीं। फेस और साकिब निसार दौर की याद ताज़ा हो गई है। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, iPads, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। जी नाज़रीन, मैं गई थी एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आ रही हूँ। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। मेरे साथ कॉलर मौजूद है, मैं मिल लेती हूँ। जी जनाब, जी बोलिए। जी महमूद भाई। कहना चाहता हूँ जी मैं ये कहता हूँ अरशद साहब से मैंने उस दिन ये सवाल किया था
कि भाईजान आप ये बताएं कि आपको इमरान खान से इतनी नफरत क्यों है जी। कि आप बार बार उसे फांसी पे चढ़ाते हैं, आप उसकी बोटियां करना चाहते हैं, नहीं तो कम से कम सारी उम्र उसको जेल में रखना चाहते हैं, आखिर आपको उससे प्रॉब्लम क्या है? तो इन्होंने फरमाया जी मैं तो एक्चुअली इमरान खान का सपोर्टर था, मैं मायूस हो गया हूँ। अब देखें मेरी बात पॉलिटिकल हो रही थी, पॉलिटिकली रहनी चाहिए। नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं इमरान खान का सपोर्टर था। क्वेश्चन पर इनको एतराज होता है कि ये क्वेश्चन सही नहीं किया, वो नहीं किया, और इनकी इतनी बड़ी तकरीर है उस पे हम एतराज कैसे एतराज ना करें। अब मैं हैरान हूँ कि इमरान खान को सादिक और अमीन कहने पे तो ये इन्होंने आधे घंटे की तकरीर की, और जिन लोगों के ऊपर एवनफील्ड के और कतरी खत के और क्या क्या इल्जाम नहीं है, इनके लिए एक लफ्ज नहीं निकला। यानी एक बंदा एहतजाज कर रहा है कि उसको सादिक अमीन क्यों कह दिया, जबकि एहतजाज इस पे होना चाहिए कि मेरे मुल्क को लूट के ले गए, मेरा हक लूट के ले गए, मेरे बच्चों का हक लूट के ले गए। हमें इस उम्र में इनको बूढ़े बंदे को इन्होंने इनके रहम करम पे कनाडा पे छोड़ दिया कि जाओ वहाँ की दवाइयां खाओ और उनसे फायदे लो और उनसे क्या करो, जबकि ये सारी चीजें हमें पाकिस्तान में मुयस्सर होनी चाहिए थी कि हमने वहाँ पे बहुत सारा काम किया हुआ है, सारी जिंदगी बाप दादा परदादा की खिदमत है वहाँ पे, इतनी कुर्बानी पाकिस्तान हासिल लिया वो हमसे छीन गया है, उसका इनका महमूद भाई क्यों कह दिया गया है? यानी मैं हैरान होता हूँ लोगों के लॉजिक पे और लोगों की कहा जाए कि आप एक फरिश्ता है तो आप ये तो कहेंगे कि मुझे गुनाहगार ना करो। तो अगर उन्होंने बात की थी ना कि मैं गुनाहगार नहीं होता, मैं इतना सादिक अमीन नहीं हूँ, तो फिर तो मजा भाई मुझे बात कर लेने दें। उन्होंने जो कहा था, उन्होंने एक बात बड़ी कैटेगोरिकली कही थी कि सादिक और अमीन का लफ्ज जो है ना वो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही था, उनके बाद कोई सादिक और उतना अमीन नहीं है। असल में ये बात है। शोएब भाई एक सेकंड यार, महमूद भाई एक सेकंड, महमूद भाई शोरों के लिए बुरे अल्फाज नहीं मेरे को इख्तिलाफ है। मैं महमूद भाई शोएब भाई बात सुनते ले, सादिक और अमीन की बात जो है ना वो हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही रहेंगे, उनके बाद कोई इतना सादिक और अमीन नहीं आएगा और ना आएगा। ये असल में बात उन्होंने शोएब भाई आप जवाब तो सुन लेना यार, शोएब भाई जवाब तो सुन ले मेरे प्यारे भाई, जवाब तो सुन ले। का लक़ब दे दिया यार, तो गॉड से शोएब भाई जवाब तो सुन ले, शोएब भाई जवाब तो सुन ले यार, अब आप जवाब तो सुन ले, आप उनके तर्जुमान बन के आए, अब आप जवाब भी सुन ले, तामुल से सुनिएगा, तामुल से। मैं देखिए मैं तर्जुमानी बन के आया, मैं उसी आपने जो वर्ड पकड़ा है, आपने जो वर्ड पकड़ा है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी वर्ड का जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी इमरान खान की बात नहीं कर रहा, मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद उनकी बात कर रहा हूँ कि जब वो हिजरत पे गए थे अपनी अमानतें उन्होंने किसके पास रखवाई थी, आपको पता है? आपको पता है? बात सुने, सब पता है, लेकिन बात ये हो रही है कि सादिक और अमीन का लक़ब जो है वो सिर्फ उनके लिए, किसके पास रखवाई थी? उनके लिए, और ता क़यामत तक उनके लिए रहेगा। ये असल में बात का अच्छा तो वो अगर नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस अमानत में से कोई खयानत कर देते तो लोग किसको पकड़ते आगे? मैं अब मजहबी प्रोग्राम हो गया ये, अब आप मजहब पे रहिएगा, अब बताइए मेरे को आप किसको पकड़ते वो? जिन लोगों की अमानतें थी वो किसको पकड़ते? आप मुझे जवाब देना शोएब भाई, अब आपने मजहब पे आ गए, अब आप मजहब पे आ गए हैं, अब आप मुझे जवाब दीजिए, अब आप मुझे जवाब दीजिए, बोले। अच्छा चले, ये जिम्मेदारी तो हमारे पेरेंट्स लोग होते हैं, उनके वो ठीक है, वो ठीक है, अब आप कह रहे ठीक है, ये दोनों बड़े एहतराम वाले हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो एहतराम नहीं जिसका मैं मौला उसका अली मौला, समझे ना? ये उनका रसूलुल्लाह का कौल है, यानी उन्होंने बोला है।
कुछ ज्यादा पॉलिटिक्स का शो और इस्लामी शो पे लेके चले गए, ये देखें आप। आपने बात करी तो मैंने उस बात पे जवाब दिया। मैं तो आपसे मैं तो बाहर नहीं गया इमरान खान। आप ये बात जो कह रहे हैं कि उनके अलावा कोई नहीं है, आप लखब बोल सकते हैं कि लखब उनको मिला है, आप ये ना बोले, क्योंकि फिर वही पॉइंट आ जाता है कि रसूलुल्लाह ने अमानतें किसके पास रखवाई थी, उसका जिम्मेदार कौन था? बट उन्होंने इसके हाथ से की थी कि वो अगर किसी को ये कहा गया तो फिर वो बंदा सादिक और अमीन कहलाने के लायक नहीं है और नहीं बनता। वो सिर्फ एक जात है जो हमारे प्यारे रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट्स इट। दरअसल मैंने कहने का मकसद ये है कि बाद में उनको अगर इल्जामात लग गए हैं मैं एग्री कर जाऊंगा। कहना नहीं चाहिए था उनको, जो अदालत ने जो कहा तो उनको क्यों कहें भाई? मैं कह रहा हूँ इमरान खान क्या यार, उनकी खाक की बराबरी नहीं कर सकता। लानत है इमरान खान के ऊपर। मैं उनकी तो 2 मिनट रह गए शायद, उनको ले लूं मैं सबका 1 सेकंड के लिए। 2 मिनट है सिर्फ मेरे पास, 2 मिनट जल्दी से मैं सबको क्लियर कर दूं। जी हेलो जी जाहिद भाई। सबने बोला मुझे जी अजमल साहब बोल रहा हूँ जी जल्दी से बोल दें, 2 मिनट है मेरे पास। मैं एक पॉइंट भूल गया था जो बताना चाह रहा था। जी बताएं। बल्ले का निशान है ना जी, ये असल में पार्टी का नहीं होता, ये वोटरों के लिए होता है। वो जो नाख्वानदा वोटर है जो उम्मीदवार का नाम नहीं पढ़ सकते तो वो बल्ले के निशान से पहचानते हैं। तो आप ये देखिए कि 12 करोड़ वोटर हैं, उनमें से अगर आधे भी नाख्वानदा हो और 25% 30% भी अगर वोट पड़े तब भी तकरीबन 2 करोड़ लोगों को इसका ये वो नहीं पहचान सकेंगे कि नाम वगैरह नहीं देख सकेंगे। 2 करोड़ लोग आप ये कह रहे हैं सिर्फ बल्ले के निशान को देख सकते हैं, 2 करोड़ लोग। ठीक है, निशान को देख के वोट देना चाहेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा तरीके हिसाब से। और ये एस्टेब्लिशमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि बल्ला मिले, जो है बल्ला मिले, क्योंकि ये एक ही तरीका रह गया हराने का और ये वो लाजमी आजमाएंगे। और अगर बल्ला मिल गया तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। आप मेरी बात याद रखिएगा। हाँ, आपने कल भी यही बात की थी कि अगर बल्ला मिल गया तो इलेक्शन नहीं होगा। जी आप क्या कहेंगे, आप बताएं। जी जाहिद साहब आप बताएं जल्दी से, 1 मिनट है मेरे पास। जी पहली बात तो हम बल्ले के निशान पे दोबारा आ जाते हैं कि निशान की जो वही टोटलिटी हमने बताई थी ना, इसलिए ये चीज नहीं है। इंतजार कर रहे हैं। बोल लो जनाब, जी जाहिद भाई बोले, आप बोले। जाहिद भाई बोले जाहिद साहब आप बोलें जल्दी से। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि इतनी शांत। पहली बात मैं गुफ्तगू आखिर इस बात पे करूंगा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक और उनके नवासे आपके लिए सब हमारे लिए सर्विस हैं और हमारे सरों का ताज हैं। मैं कहने सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार बहुत ही माजरत से हम यहाँ सियासत में करें, हम एक तरफा तो हम कुछ गाली गलौज और हमें किस तरह हम थैंक यू जाहिद भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको सलामत। और मेरी जान पान मेरे आले हुसैन पे कुर्बान, हुजूर जिनके सदके सब कुछ मिला। तो इसलिए मेरे हसन हुसैन मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आला हम इन इंसानों से ये इंसान मुकाबला, ये तो उनकी पैरों की धूल के बराबर नहीं हो सकते। उनके ऊपर पूरी ये सारे सियासतदान कुर्बान भी हो जाए ना तो फिर भी नहीं वहां तक पहुंच सकते। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तमाम दोस्तों को किसी की दिल आजारी हुई उसकी तरफ से माजरत में माफी मांगता हूं। चलें जी ठीक है। जी जाफर साहब, महमूद भाई आप क्या कहेंगे लास्ट में, सिर्फ 1 मिनट सेकंड का 30 सेकंड का मैसेज। इमरान खान को चलें जी चलें जाफर साहब बहुत हो गया, टाइम खत्म हो गया। शुक्रिया, कल मुलाकात होगी। बल्ले का निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, बल्ला अभी उन्होंने कहा कि अगर बल्ले का निशान मिल गया तो इंतखाबात नहीं होंगे। कल इस पे बात करेंगे कि अगर बल्ले का निशान मिल गया तो इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। चले जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रहेगी इंशाल्लाह। कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।